Good evening, everyone. Good evening, everyone. Good evening, everyone. कहाँ पे रुके थे हम पिछले लेक्चर पे? हम शायद IGMT पे प्रोग्राम कर रहे थे. कहाँ रुके थे बच्चों? जल्दी बता दो जल्दी. IGMT पे क्या कर रहे थे? आकाश मिसाइल वाज द लास्ट. तो आकाश मिसाइल कर लिया था. तो यहाँ देखो पीपीटी नंबर भी मैंने कुछ बोला होगा. आई एम वेरी श्योर मैं पीपीटी नंबर जरूर बोला होगा दोस्त. अग्नि 30th. ओके. आई थिंक वी वर टॉकिंग अबाउट द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम. शायद हम बात कर रहे थे ना? नहीं, यहाँ तक तो शायद नहीं पहुंचे थे. ये यहाँ पर थे शायद. 30th पे नहीं था भाई. आई थिंक हम 20 पे थे. एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम था शायद. हमने आकाश मिसाइल खत्म किया था आई थिंक ना. समझ करो भाई, आपका नुकसान हो जाएगा. ओके फाइन. तो आकाश मिसाइल हमने कर लिया था. यानी कहने का मतलब है कि वी हैव कंप्लीटली फिनिश्ड IGMDP. ओके. अब आई एम वेरी श्योर आप में से किसी को IGMDP में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये पीपल अंडरस्टूड वेरी वेल. ये IGMDP क्या है? क्या मंजू बच्चा तुम्हारा क्या डाउट है? सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मैं यहाँ से शुरुआत कर सकती हूँ क्लास को? अब आ गई हो तो बच्चा कर लो, है ना. अब देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब आ गई हो तो कर लो. तो IGMDP इज कंप्लीटेड. ठीक है, चलो. तो हम लोगों ने काफी कंसेप्ट पढ़ लिए थे. आज हमारा डिफेंस का लास्ट लेक्चर है. ठीक है, चलिए. सो लेट अस स्टार्ट. ग्रेट, इधर आ जाओ. देखो एक चीज आपको बता दूं. लास्ट डे आई हैव डिस्कस विद यू. लास्ट डे वी हैव डिस्कस अबाउट इंटरसेप्टर. आपको याद है इंटरसेप्टर हम लोगों ने पढ़ा था. और इंटरसेप्टर है, मैंने क्या कहा था, किसी मिसाइल के अगेंस्ट में जो मिसाइल यूज करते हैं उसको हम इंटरसेप्टर कहते हैं. ठीक है, इंटरसेप्टर कहते हैं. तो इंटरसेप्टर्स में थोड़ा सा ध्यान रखना. जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है ये उसका है. मतलब कहने का मतलब है जो कमिंग बैलिस्टिक मिसाइल है ना, उसके अगेंस्ट में जो हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. जो बैलिस्टिक मिसाइल के अगेंस्ट में जो हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम. ओके, उसको हम कहते हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम. ओके, तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का इंटरसेप्टर ही है, लेकिन ये इंटरसेप्टर स्पेशली बैलिस्टिक मिसाइल के अगेंस्ट में बनाया गया है. एंड बैलिस्टिक मिसाइल यू नो वेरी वेल, जो कि पैराबोलिक पाथ जाता है. ओके, जो कि पैराबोलिक पाथ जाता है. अब सुनना यहाँ पे, जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है वो दो तरह के हैं. ठीक है, देखो ये दोनों के दो एक तरह के इंटरसेप्टर मिसाइल है जो आपको दिख रहा है. ठीक है, एक जिसको हम कहते हैं पैड और दूसरा जिसको कहते हैं एड. पैड जिसको कहते हैं पृथ्वी एयर डिफेंस और दूसरा एड जिसको कहते हैं एडवांस एयर डिफेंस. याद रखिएगा. अब तो मेरे ख्याल से दिस PDF एवरीवन हैव ना. हर किसी के पास ये PDF है बच्चों? अच्छा बाटी जल्दी बोलो, ये PDF हर किसी के पास है ना? So everyone have this PDF now? So everyone have this PDF now? ठीक है. ओके, ठीक है. यहाँ पे ग्रुप लिंक जरा डाल देना आप सब. ठीक है, यहाँ पे ग्रुप लिंक डाल देना. आप सबने कल का जो फ्री वाली क्लास है उसको आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ना. अब फालतू लोग हो तुम लोग. इसको शेयर कर लेना भाई. 37-38 पीपल्स आर देयर. गलत हो रहा है ये. 200-250 कम से कम आने हो जानी चाहिए थे आज तक. चलो, सो चलिए. सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरसेप्टर. ठीक है, इंटरसेप्टर में देखना, इंटरसेप्टर ऊपर नो वेरी वेल किसी बैलिस्टिक मिसाइल के अगेंस्ट में यूज करते हैं. देखो हाई एल्टीट्यूड पे जो इंटरसेप्टर होता है उसको हम कहते हैं पैड, और कम एल्टीट्यूड पे जो इंटरसेप्टर होता है उसको कहते हैं एड. तो हाई एल्टीट्यूड के इंटरसेप्टर को पैड कहते हैं और लो हाइट के इंटरसेप्टर्स को हम ऐड कहते हैं. तो हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन हो गया, दिस इज अ लो इंटरसेप्ट. अब एक बात इसमें ध्यान रखना, इंडिया इज द फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम डेवलप किया है आफ्टर US, रशिया और इजराइल. अगेन आई रिपीट,
आफ्टर यूएस, रशिया, इजराइल, इंडिया इज द फोर्थ कंट्री जिसने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम डेवलप किया है। ओके एवरीवन, फाइन। अब एक चीज और, पृथ्वी एयर डिफेंस तो यू विल ऑलरेडी हैव सीन। एडवांस एयर डिफेंस का एग्जांपल दिखाता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जिसको कहते हैं अश्विन। सी इट इज रिटन देयर, एडवांस एयर डिफेंस। ओके ओके रियाज, ओके, थैंक यू बच्चा, थैंक यू। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको एडी कहते हैं। एडी को हम अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एडवांस एयर डिफेंस का नाम बताओ तो होगा अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल जो इंटरसेप्टर है, दैट इज अ काइंड ऑफ एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। ओके, अब जरा समझना, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जो इंटरसेप्टर है वो इनकमिंग मिसाइल के अगेंस्ट में है, ठीक है। और कितनी हाइट तक ये जा सकता है? 30 किलोमीटर। तो हाउ मच द हाइट इट कैन यूज एज अ इंटरसेप्टर? 30 किलोमीटर, ठीक है। और ये सिंगल स्टेज है, तो सिंगल स्टेज का हर किसी का मतलब है यानी एक ही प्रोपेलेंट है, एक ही तरह का। और वो जो प्रोपेलेंट यहाँ पे यूज होता है दैट इज अ सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट। अच्छा, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने 2014 का क्वेश्चन पेपर किया था ना, अग्नि 4। You remember last day we have discussed Agni 4 वाला क्वेश्चन, that was the UPSC in 2014 किया था ना। तो वहां पे हम लोगों ने स्टेजेस देखा था और मैंने आपसे कहा था कि जो स्टेजेस जैसे हम लोग लॉन्च व्हीकल में यूज करते हैं सैटेलाइट को भेजने के लिए, उसी तरह हम लोग मिसाइल में भी यूज करते हैं, ठीक है। ये बार बार मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपको ये कंसेप्ट दिमाग में बार सेट हो जाए। ओके, दिस इज हियर, दोस यू कैन सी। ओके, अच्छा, एक गंदा सा फैक्ट है, कभी भी स्टेट पीछे देना हो तो देख लेना। सुदर्शन क्या है? तो सुदर्शन इंडिया का एक लेजर गाइडेड बम है, बस इस नाम को याद रखना। यूपीएससी में इस तरह के गंदे से सीधे फैक्ट्स नहीं आते हैं। और इंडिया का पहला लेजर गाइडेड बम जो है दिस इज सुदर्शन। Okay, it is India's first laser guided bomb. This is called Sudarshan. Okay, everyone. और बढ़ते हैं। अगला मिसाइल है, दिस इज कॉल्ड द अस्त्र मिसाइल। अब देखो कुछ मिसलेनियस मिसाइल हैं जिसको मैं लेकर आया हूं। ओके, लेकिन याद रखना दीज मिसलेनियस मिसाइल्स आर नॉट द पार्ट ऑफ IGM-DP, है ना। दीज आर नॉट पार्ट ऑफ IGM-DP। पिछले लेक्चर में मैंने आपको IGM-DP के सारे मिसाइल कवर कर दिए थे बच्चा, ठीक है। अस्त्र जो है एक एयर टू एयर मिसाइल है। हम लोगों ने अभी तक कोई भी एयर टू एयर मिसाइल नहीं पढ़ा था, तो यहाँ पर एक एयर टू एयर मिसाइल आपको दिख रहा होगा। एग्जैक्टली IGM-DP में पढ़ना था, अस्त्र उसमें नहीं था, ठीक है। एयर टू एयर मिसाइल जो है वो पहला मैं अभी आपको दिखा है अस्त्र मिसाइल है। इसका सक्सेसफुल टेस्ट इंडिया में 24 मई 2014 को होता है। अब हवा में ये कैसे जाएगा? तो हवा में ये सुखोई जो फाइटर प्लेन होता है, MKL या MKI भी बोल सकते हो, ये उसको लेकर गया और वहां से एयर इसने सक्सेसफुल टेस्ट इंडिया का किया था। ओके, तो सक्सेसफुल टेस्ट ये इंडिया का जो हुआ है 2014 में हुआ है। इसका जो रेंज है वो 40 किलोमीटर है। इसको बढ़ाकर 100 किलोमीटर करने की बात है। यू पीपल रिमेंबर, इसको बढ़ाकर 100 किलोमीटर करने की बात है। ओके एवरीवन, तो यू पीपल रिमेंबर, ठीक है। इसको बढ़ाकर 100 किलोमीटर करने की बात है। और एक चीज बताता हूँ, अस्त्र मिसाइल को पहला टेस्ट हमने सुखोई से किया था। सुखोई के बाद हम लोगों ने अपना एक इंडिजिनस फाइटर प्लेन तेजस और LCA वगैरह से भी हमने इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया है। तो ये पीपल रिमेंबर, दिस मिसाइल हैज बीन टेस्टेड फ्रॉम मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइटर प्लेन फ्रॉम इंडिया। ओके, बियॉन्ड द विजिबल रेंज का मतलब होता है जहां तक आप चीजों को देख नहीं सकते वहां तक भी मार कर सकता है, ठीक है। शौर्य मिसाइल की बात होती है। देखिए, शौर्य मिसाइल क्या होता है? ये एक शॉर्ट रेंज का मिसाइल होता है, ठीक है। शॉर्ट रेंज से लेकर लगभग मीडियम रेंज तक होता है। ओनली नॉट शॉर्ट रेंज से मीडियम रेंज तक जाता है, ठीक है। तो कि कहीं इसको 600 किलोमीटर तक दिखाएगा। एवरीबॉडी नो शॉर्ट रेंज को हमने 0 to 500 ही बोला है, ठीक है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, कोई डाउट नहीं है। बैलिस्टिक नेचर है, यू पीपल आल्सो नो। ये सारे टर्म्स बार बार आ रहे हैं जो हम लोगों ने पीछे देखे थे। हाइपरसोनिक स्पीड है तो सर 5 मैक को प्लस कर रहा है। यस, दो तरह के वॉरहेड हैं, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड, दोनों हर किसी को पता है। और जो मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर जाता है उसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? टेल मी फास्ट। दोज मिसाइल कैरी द न्यूक्लियर वॉरहेड, एटम बम लेकर जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इसके बहुत सारे सक्सेसफुल टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, 2 बार ये जगहों को बदल भी सकता है। इस मिसाइल का टेस्ट हुआ था 2008 में। और एक मिसाइल है जिसका नाम है सागरिका न्यूक मिसाइल, बहुत बढ़िया। एक मिसाइल है जिसका नाम है सागरिका। वो सागरिका जो है वो अंडर वाटर मिसाइल है। ये एक अंडर वाटर लॉन्च मिसाइल है सागरिका। उसी के लैंड वर्जन का नाम है शौर्य, है ना। उसी के लैंड वर्जन का नाम है शौर्य। ये सारी चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक। क्लाइम लाइन की जरूरत नहीं होती, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, पर इतने इन्फॉर्मेशन आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एब्सोल्युटली राइट, हम न्यूक कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आइए हम सेकंड पार्ट पर। देखो, इस पूरे डिफेंस को मैंने ना 3 पार्ट में बांट रखा है। द वन पार्ट इज फिनिश नाउ। सेकंड पार्ट पे अब हम आ चुके हैं। सेकंड पार्ट में क्या क्या चीजें पढ़नी वो सुनो, और थर्ड पार्ट जो है सबसे छोटा है। सेकंड पार्ट थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। सुनो, सेकंड पार्ट में जैसे आपको मिलेगा क्रूज मिसाइल के बारे में। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने बैलिस्टिक मिसाइल पूरा कर लिया है। एवरीबॉडी नो ना, हम लोगों ने बैलिस्टिक मिसाइल पूरा कर लिया। अब हम किस पे बात कर रहे हैं? क्रूज मिसाइल के बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में बात करेंगे, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, डिफरेंट जनरेशन ऑफ फाइटर प्लेन बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम इंडिया के रेफरेंस में देखेंगे, दुनिया के फाइटर प्लेन में नहीं भूल जाएंगे। हमें वैसे भी साइंस टेक सिर्फ इंडिया के रेफरेंस में पढ़ना है। न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट बात करेंगे, ऐसे फाइटर प्लेन जो कि एटम बम लेके जा सकते हैं, और वो भी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया के रेफरेंस में बात करेंगे। तेजस के बारे में स्पेशली बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दैट इज अ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी बोलते हैं, LCA के नाम से भी बोला है, उस पर बात करेंगे। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, केमिकल वेपन कन्वेंशन भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, और एक इंडिया के टैंक के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड पार्ट ऑफ द डिफेंस टेक्नोलॉजी इज हियर and these all the entire discussion I'll do. Okay, fine. तो अभी तक आपने पूरा का पूरा बेसिक देख लिया है, ठीक है। एक पूरा कंपाइलेशन आपका चल रहा है, प्रॉपर ऑर्डर में चल रहा है, और हर चीज के शुरू करने के पहले आपने उसका बेसिक भी देख लिया, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे दोस्त, पहले क्रूज मिसाइल के बारे में। चलो, ठीक है। आई होप यू पीपल आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। आपका लिखने का पूरा टाइम बच रहा है,
जो बच्चे लिखने के शौकीन हैं, इस नोट्स को लेकर घर पे बैठ करना छाप रहे होंगे, और ऐसे बच्चों को मैं साफ साफ बोलूंगा मत करो, बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। इनको एक जिरॉक्स निकाल लो, है ना, एक पेज पे 4-4 जिरॉक्स निकाल लो, पीछे 4 निकाल लो, एक पीछे आगे बैठ 8 सीट आ जाती है, ठीक है। ऐसे करते करते 10 पन्ने में तुम्हारा पूरा डिफेंस हो जाएगा। इसी को पढ़ते रहो, और उसी में अगर कोई अपडेट होता है, ये जगह इसी में कुछ लिख लेना, कुछ नया अपडेट होता है, और यही आपका नोट्स फुल एंड फाइनल है, ठीक है। आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें, बेवकूफों की तरह बैठ के हर चीज का नोट्स ना बनावे। जहां पर बहुत ज्यादा नोट्स है, फैक्ट है, वहां जीरोक्स निकालकर उसी पेज से पढ़ लें, और जल्दी से जल्दी कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़कर आईएएस बन जाए। जिन लोगों को ये तरीका समझ में आ जाता है, कम से कम में ज्यादा से ज्यादा कैसे करते हैं, दे विल क्रैक यूपीएससी इन टाइम, ठीक है। बुक आ जाएगी जल्दी ही, बहुत बढ़िया, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से बुक तो आप में से हर किसी के पास है, चलेगा। अब इधर आइए, अभी स्टार्ट विद द क्रूज मिसाइल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्रूज मिसाइल के बारे में। सुनिएगा, क्रूज मिसाइल में सबसे पहले मैं लेकर आया हूं निर्भय के बारे में, ठीक है। निर्भय क्यों लाया आपको ये भी बता दूं, क्योंकि भारत का अपना बनाया हुआ है, ठीक है। बहुत बढ़िया, पीडीएफ में शॉर्ट में दिया है, ठीक है, बुक में डिटेल में दिया है, बहुत बढ़िया। सुनिएगा, देखो हम लोग यहाँ 2 मिसाइल को ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि सर आप क्रूज मिसाइल में इतनी सारी लिस्ट बताने जा रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको बोलोगे, तो मैं 2 बोलूंगा। एक तो मैं निर्भय को बोलूंगा, और दूसरा मैं क्लब मिसाइल को बोलूंगा, ओके। तो 2 ही मिसाइल जो है यहाँ पे मैं 2 ही मिसाइल यहाँ पे है जो मैं आप लोगों को स्पेशली इंपॉर्टेंट बोलूंगा, एक निर्भय और एक ब्रह्मोस, भारत के रिस्पेक्ट में। क्रूज मिसाइल के रेफरेंस पर बात करूं तो सबसे ज्यादा क्रूज मिसाइल हम लोगों ने दूसरे कंट्री से लिया है। तो जितने भी मैं तुमको यहाँ क्रूज मिसाइल दिखाऊंगा, मैक्सिमम तुम लोगों को दिखेगा बाहर से लाया गया, बाहर से लाया गया, बाहर से लाया गया। तो ये चीज आप लोगों को बहुत कॉमन है, बाहर से लाया गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम यहीं पे बात कर लेते हैं पहले निर्भय मिसाइल के बारे में। देखो निर्भय जो है एक सबसोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, कोई डाउट ही नहीं है ना। ये इंडिया द्वारा डेवलप किया गया, मैं बोला ना निर्भय भारत द्वारा बनाया गया, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिजिनस है, ठीक है। अच्छा, ऑल 3 प्लेटफॉर्म से भेज सकते हैं, याद रखिएगा। ऑल 3 प्लेटफॉर्म का मतलब होता है आर्मी वाले भी यूज कर सकते हैं, नेवी वाले भी यूज कर सकते हैं, और एयरफोर्स वाले भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बता दूं, ये इसकी अच्छा, किसी मिसाइल की चौहद्दी नहीं पढ़नी होती, मैंने बार बार बोला मिसाइल की लेंथ कितनी है, मिसाइल का डायमीटर, ये वाला पार्ट आप हमेशा छोड़ देगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज सुनिएगा, इसकी जो वारहेड कैपेसिटी है 1000 किलोग्राम है, आसान है। इसकी जो डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर है, आसान है। और जो स्पीड है वो 0.7 मैक से 0.8 मैक के आसपास लोग बोलते हैं, यानी लेस देन 1 मैक की बात होती है। यानी कहने का मतलब है सीधा सीधा क्या है, ये सबसोनिक मिसाइल है। इवन सबसे पहले शुरुआत में ही मैंने यहीं से किया था कि इट इज अ सबसोनिक क्रूज मिसाइल। मैंने शुरुआत ही यहां से किया था कि दिस इज अ सबसोनिक क्रूज मिसाइल, ओके, दिस इज अ सबसोनिक क्रूज मिसाइल, एवरीबॉडी क्लियर, ठीक है, दिस इज अ सबसोनिक क्रूज मिसाइल, क्लियर दोस्त। अब आइएगा, अब हम लोग थोड़ा सा क्लब मिसाइल के बारे में बात करते हैं। देखो क्लब मिसाइल हमारा नहीं, हमने रशिया से लिया है। निर्भय वाइट इज इंपॉर्टेंट, आपको मैंने बोल दिया, और यू पीपल नो वरी, ठीक है, फाइन। क्लब मिसाइल हमने रशिया से लिया, रेंज 250 से 300 किलोमीटर तक है, ओके। और इसकी जो एवरेज स्पीड है 0.8 है, और मैक्सिमम 2.9 मैक तक ये जा सकता है। नहीं इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट, मैं लिख देता हूं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, इसको आप डाउनलोड करेंगे तो चीज वहां पे आ जानी चाहिए, नॉट इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको पता चल जाएगी घर से। पोपोई मिसाइल जो है ये हमने इजराइल से लिया था, वही राफेल जो जिस कंपनी से बनता है, वही लेट 99 में ये मिसाइल जो है पोपोई वगैरह उसी के हैं। ये एयर लॉन्च मिसाइल है, ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है, और क्षमता इसकी करीब 80 किलोमीटर है, ठीक है। ये भी नॉट इंपॉर्टेंट, हम पहले ही बता देते हैं ताकि आप लोग जब डाउनलोड करें चीजें आ जाए। एमएटी जो है रशिया से भारत ने लिया, ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है, करीब 50 से 65 किलोमीटर तक की इसकी डिस्टेंस है। ये भी आपको बता दूं, नॉट इंपॉर्टेंट है, आपको बता देता हूं। तो करना क्या है, सिर्फ उनका नाम ही याद रखें, निकल लीजिए। ब्रह्मोस पर थोड़ा रुकेंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन। इधर आइए, मास्किट नाम ही कह रहा है, मास्को रशिया से लिया, ये भी सुपरसोनिक है। और रैमजेट इंजन हमने कल बात किया था। ये बताओ कल जब मैंने तुम लोग को मिसाइल पढ़ाया था तो किस मिसाइल के अंदर मैंने तुम लोग को रैमजेट इंजन दिखाया था? एनीवन इन विच मिसाइल आई हैव शोन यू रैमजेट इंजन? ये है मेरे सपूत, ये है नई जनरेशन, ठीक है, जो हमारी शान है, बहुत बढ़िया है ना। रितु का आंसर सही आया है, आकाश मिसाइल, ठीक है, अग्नि में बिल्कुल नहीं, आकाश मिसाइल, ठीक है। और ये बताओ मैंने तुम लोग को स्पेस टेक्नोलॉजी में कितने तरह के जेट इंजन बताए थे, क्या मुझे उसका ऑर्डर में नाम बता सकते हो? क्योंकि रैमजेट इंजन क्या एक तरह का जेट इंजन टेक्नोलॉजी है। आप ऐसे कितने बच्चे हैं मुझे नाम लिख सकते हैं फटाफट ऑर्डर में, सबसे पहला जेट इंजन कौन सा है, उससे बेटर कौन सा, और सबसे बेस्ट कौन सा है? अरे आप सबको सब बताया भाई। और उसमें से मैंने बोला था एक जेट इंजन जो आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका इंडिया ने 2016 में सक्सेसफुल टेस्ट किया था, ओके। ऐसा कौन सा जेट इंजन है जिसका इंडिया ने सक्सेसफुल टेस्ट किया था 2016 में? आई एम वेरी श्योर आप में से कुछ लोग मुझे बता सकते हैं। ऐसा मत करो यार, तुम लोग ना मेरी बेइज्जती कराओगे। स्क्रैमजेट टीडी, स्क्रैमजेट का हमने सक्सेसफुल टेस्ट किया था 2016 में, है ना। और टीजी इसलिए लिखा जाता है कि अभी इसको और ज्यादा डेवलप होने की जरूरत है, ठीक है। इसी का पूरा नाम है सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट, याद आ रहा है, ये हम लोगों ने स्पेस टेक्नोलॉजी में पढ़ा था, ठीक है, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो रैमजेट है, जो इंजन है, वो रैमजेट इंजन असल में रशिया का ही है। तो रशियन रैमजेट इंजन की मदद से मॉस्किट जो चलता है, वही मॉस्किट हमने खरीदा था। मॉस्किट जो है देखो, ये लॉन्च कर सकते हो लैंड से भी और शिप से भी, एयरफोर्स वाला नहीं है ये। इसकी रेंज 120 किलोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में नहीं रख रहा हूं मैं, ठीक है। यस, टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन आप सबको पता होगा, छोटे लेवल पे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, अभी से और ज्यादा इंप्रूव करने की आवश्यकता है, इसका मतलब होता है टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, ग्रेट, ठीक है। आगे बढ़ेगा, अब हम चलते हैं ब्रह्मोस की तरफ, ठीक है। ब्रह्मोस के बारे में एक चीज बता दूं, ब्रह्मोस के नाम में 2 पवित्र नदियों के नाम लिखे हैं,
एक ब्रह्मपुत्र जो कि इंडिया का है और दूसरा मास्कोवा जो कि रशिया का है। तो वन इज द ब्रह्मपुत्र, द वन इज अ ब्रह्मपुत्र, वन हॉली रिवर, एंड द सेकंड इज मास्कोवा, दैट इज अ रशियन हॉली रिवर। So one is the ब्रह्मपुत्र and second is the मास्कोवा. These are two holy rivers. असल में 1998 में क्या होता है, भारत और रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, बहुत पहले, किसके लिए, इस ब्रह्मोस मिसाइल के लिए, ठीक है। और 2006 में जाकर ये भारत के पास सक्सेसफुली टेस्ट होकर भारत के पास आ जाता है विद द हेल्प ऑफ रशिया। एक बात मैं आपको यहीं सीधे कर दूं कि याद रखिएगा, इस पूरे के पूरे मिसाइल के डेवलपमेंट में जो प्रोपेलेंट सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, प्रोपेलेंट सिस्टम। तो प्रोपेलेंट सिस्टम जो बनाया, प्रोपेलेंट मींस यू पीपल नो और नॉट, टेल मी, डू यू नो प्रोपेलेंट सिस्टम? मैंने आपको बोला था हर सब्जेक्ट के अपने कीवर्ड्स होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रोपेलेंट सिस्टम का मतलब होता है फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर, है ना, याद आ रहा है आप लोगों को? प्रोपेलेंट हम लोगों ने पीछे लॉन्च व्हीकल में भी पढ़ा है, आई होप पीपल नो वेरी वेल। प्रोपेलेंट का मतलब होता है फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर। तो मैं वही कह रहा हूं कि फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर यानी जिसे हम प्रोपेलेंट कहते हैं, फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर जिसे हम प्रोपेलेंट कहते हैं, ठीक है। यही प्रोपेलेंट, समझिए, यही प्रोपेलेंट जो है ओके, यही जो प्रोपेलेंट सिस्टम है ये हम लोगों को रशिया से मिला था। और रशिया ने हमें जो प्रोपेलेंट सिस्टम दिया था, मैं आपको पहले बता देता हूं, वो लिक्विड नेचर का प्रोपेलेंट इंजन था जिसका नाम था रैमजेट। अरे सर रैमजेट अभी आपने पीछे ही बताया, अरे सर रैमजेट तो आपने आकाश नहीं बताया, थैंक गॉड आप जानते हैं। वही रैमजेट की मदद हम लोगों को दोस्त ब्रह्मोस में भी मिली थी विद द हेल्प ऑफ रशिया, ओके, विद द हेल्प ऑफ रशिया। और 2006 में जाके आप लोगों के पास ये आ जाता है। ब्रह्मोस जो है एक सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब, टेल मी फास्ट, ब्रह्मोस सुपरसोनिक का मतलब, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जिसकी स्पीड सुपरसोनिक का मतलब जिसकी स्पीड 1 मैक से 5 मैक के बीच होती है। सब गलत लिख रहे हैं, ठीक है, 1 मैक से 5 मैक के बीच होती है। अब देखो यहां पर आपको ब्रह्मोस की स्पीड क्या दिख रही है, 2.5 से 2.8 मैक के बीच में, है ना। यहाँ पे स्पीड कितनी मिली, 2.5 से 2.8 मैक के बीच में। एक बात और बताऊं, जिस समय ये बना था, आज के संदर्भ में नहीं है, ये आज के संदर्भ में नहीं है, जिस समय ये बना था, वर्ल्ड फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल था। यही लिख देता हूं, जब आप प्रिंट दिखाइएगा आपको मिल जाएगा, नॉट नाउ, जब बना था, है ना, नॉट नाउ, अभी नहीं, जब ये बना था उस समय दुनिया का सबसे फास्टेस्ट क्रूज। एक मिनट मैं इसको थोड़ा रेज कर देता हूँ, तो प्रिंट में थोड़ा गलत आ जाएगा, है ना, एक मिनट, है ना, तो कटा कटाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। देखिएगा, जब ये बना था उस समय ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल माना जाता था। उस समय अमेरिका का एक फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल था, है ना, लेकिन वो सबसोनिक था जिसका नाम था हार्पून क्रूज मिसाइल। और ये ऐसा कहते हैं हार्पून क्रूज मिसाइल से भी 3 और 3 से 3.5 गुना ज्यादा फास्टर था। ये हार्पून मिसाइल से 3 and 3.5 टाइम ज्यादा फास्टर था। यही चीज है जो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके, यही चीज है जो थोड़ा सा आप लोग दोस्त ध्यान रखिएगा, इसमें से ज्यादा भी बहुत ज्यादा करना नहीं है। तो इट वाज अ फास्ट इन दैट केस, ठीक है, ये भी हो गया। और सुनिएगा, असल में अभी क्या है आपको बताऊं, भारत ब्रह्मोस 2 बना है। ये बताओ तुम लोगों को मैंने MTCR पढ़ाया था, डू यू रिमेंबर दोस्त, MTCR पढ़ाया था, डू यू रिमेंबर? न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में चैप्टर पढ़ाया था, बहुत बढ़िया पढ़ाया था। कोई नहीं बोल सकता MTCR में नहीं पढ़ाया था। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, मैंने कहा था ना, मिसाइल टेक्नोलॉजी, यस वेरी गुड, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में मैंने क्या कहा था कि अभी भारत मेंबर नहीं है, ठीक है। तो भारत जो है ब्रह्मोस 1 जो बना रहा है, उस केसेस में हर चीज एक लिमिट के अंदर है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं सुना है तो आई एम सो सॉरी। बहुत बढ़िया कुमार, आप सही जा रहे हैं, फॉर मोर देन 300 किलोमीटर वाला रेंज, ठीक है। अब भारत क्या है, 2016 में हो जाता है मेंबर, ठीक है। और उस समय क्या था, हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए कोई हेल्प नहीं करेगा। अब देखिए भारत हाइपरसोनिक मिसाइल वाला मैक 8 बना रहा है, ठीक है, क्योंकि अब भारत MTCR का मेंबर है। अच्छा, अपने मन से तो आप बना सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप लोगों को मिसाइल बनाने की अनुमति क्यों दी गई थी, डिफेंसिव के लिए दी गई थी। आपको याद आ रहा है, जब हम MTCR के मेंबर नहीं थे, उस केस में आपकी कोई कंट्री हेल्प कर रहा था मिसाइल बनाने के लिए, तो किस काम के लिए हेल्प कर रहा था, डिफेंसिव या प्रोटेक्शन के लिए, ताकि अगर कोई दूसरा एनिमी कंट्री आपके ऊपर अटैक करता है तो खुद को बचाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ओनली फॉर प्रोटेक्शन। अब देखो जैसे से मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, पीछे के टॉपिक्स उतने आपको ज्यादा अच्छे तरीके से आगे और समझाते जा रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला था, जो बच्चे बीच बीच में कूद के आ रहे हैं, उनको बहुत सारे कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। अब मुझसे काफी बच्चे पूछते हैं कि सर अभी जुड़ जाए, मुझे यही कहता हूं, अब जब नया बैच चलेगा उसमें जुड़ना तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो पहले पूरा पीछे का वीडियो खत्म करो फिर आओ, ठीक है। चलो देखो, ये भी मैं आपको बता दूं, 2020-21 का टाइम था कि इसको बना दिया जाएगा। ये 20-21 का टाइम नहीं है ब्रह्मोस को, ये 16 के बाद से ये 16 बनेगा, 17 बनेगा, 18 बनेगा, 19 बनेगा, 20 में बनेगा। अब ये 20-21 भी खत्म हो गया, सबको पता है। अब ये 20-21 भी नहीं रह गया, अब ये 2022 और 2023 लिख देते हैं। बनेगा नहीं बनेगा, आगे फिर हम बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। चलिएगा, अब इसको आप लोग 22-23 कर लीजिए, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं ब्रह्मपुत्र मास्को के बारे में, बता दिया। अब सुनो, अभी आपको मैंने बोला था, अभी मैंने आपको बोला था कि इसको हम तीनों जगह से भेज सकते हैं, यानी इसके भी ऑल 3 प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इसके भी सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। जो शिप और लैंड वाला प्लेटफॉर्म होता है वो लगभग 200 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकता है, और जो एयरक्राफ्ट होता है उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, वो लगभग 300 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकता है, ठीक है। और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तकरीबन 290 किलोमीटर है, जो ब्रह्मोस 1 के केस में 300 के ऊपर आप नहीं जा सकते, ओके। जो आप 300 के ऊपर नहीं जा सकते। तो ये पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है ये ध्यान रखेंगे, 290 किलोमीटर तक का, ठीक है। अच्छा, इसमें कुल 2 स्टेज के प्रोपेलेंट सिस्टम है, 2 स्टेज के प्रोपेलेंट सिस्टम है। प्रोपेलेंट सिस्टम यू पीपल नो वेरी वेल, देयर आर 2 स्टेज ऑफ प्रोपेलेंट सिस्टम हियर। पहले स्टेज में सॉलिड नेचर का प्रोपेलेंट लगा, दूसरे में लिक्विड नेचर का रैमजेट इंजन लगा हुआ है। यही रैमजेट इंजन जो हमें मिला है, कहां से मिला दोस्त,
रशिया से मिला, रशिया से मिला है। हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। ब्रह्मोस के बहुत सारे टेस्ट भी हो गए हैं। ब्रह्मोस, अच्छा ब्रह्मोस 1 हमारे पास है भी, एवरीबॉडी नो ब्रह्मोस 1 इज ऑलरेडी इंटीग्रेटेड, ठीक है। और आगे बढ़ेगा, और आगे हम बढ़ते हैं दोस्त अगले टॉपिक की तरफ। अब हम बात करते हैं इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है। इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट, तो भारत का अपना एटम बम कब आ रहा है, अब आप ये देखो, ठीक है। इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट, ओके, इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट फिलहाल भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो होता है वो 18 में 1974 को होता है। और आपको यहाँ बता दूं, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर होती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी होती है ना। सो इन दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा जी है ना। सो इंदिरा जी वाज द प्राइम मिनिस्टर इन दैट टाइम, ठीक है। पर अक्सर मैं सुनता हूँ कि लोग कहते हैं पिछले 70 साल में देश में कुछ हुआ नहीं, ठीक है। देखो हम लोग के पास एटम बम आ गया था, ठीक है। ये सब इसलिए कुछ लोग कह देते हैं क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है, आज की नई जनरेशन को नॉलेज कम है। पिछले 70 साल में ये भी देश में हुआ था, 18 मई 1974 को देश के पास पहला एटम बम आया था, ठीक है। और ये पूरा का पूरा इंदिरा जी को पूरा का पूरा जाता है, ठीक है। चलिएगा, देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि जब ये हाँ एग्जैक्टली राइट, कुछ बच्चे सही लिख रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम स्माइलिंग बुद्धा था, अभी आपको आगे मिलेगा, मैंने लिखा भी है। इस प्रोजेक्ट का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्यों बुद्धा था, उसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि वो दिन जो था वो बुद्ध पूर्णिमा था। डे वाज बुद्ध पूर्णिमा, और बुद्ध पूर्णिमा हिंदू रिलीजन में है ना, हिंदू धर्म में बहुत पवित्र दिवस मानते हैं। तो उसी वजह से ये मत कहना कि स्माइलिंग बुद्धा जो है लकी होता है, गिफ्ट उफ्ट में दिया जाता है। उस समय ना कोई आशीष गैलरी थी, ना कोई प्यार मोहब्बत था। उस समय प्यार मोहब्बत पता चल गया पिताजी लोग तो काट के फेंक देते थे, ठीक है। कल का जनरेशन कुछ और था, आज का जनरेशन कुछ और है। तो स्माइलिंग बुद्धा का मतलब है, बुद्धा कोई लाफिंग बुद्धा, कोई प्यार का सिंबल नहीं है। ये बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन की वजह से प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है, ठीक है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब सुनिएगा, 18 में 1974, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। 18 में 1974 एवरीबॉडी क्लियर, ठीक है। अच्छा, इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया, ठीक है। पता है यहाँ पर कुछ चीजें आपको बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत का इतिहास है, मैं आपको बताऊंगा। 18 में 1974 को क्या होता है, जब पहला न्यूक्लियर टेस्ट होता है, इंडिया को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस होनी होती है। आपको याद होगा, मैंने न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में इस टॉपिक को बहुत खूबसूरत से पढ़ाया है। अब आपने नहीं सुना है, उसके लिए आई एम सो सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने आपको इस चैप्टर को न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में बहुत प्यार से पढ़ाया है, ठीक है। चीज को बहुत बढ़िया से समझाया न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में क्या होता है, ठीक है। So I already have discussed this topic in your nuclear diplomacy, ठीक है। वहां पर मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। अब यहीं पर मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूँ, जरा क्लियर कर लो, ठीक है। असल में जब भारत न्यूक्लियर टेस्ट करता है, ओके, तो इंडिया में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं भारत जब न्यूक्लियर टेस्ट करता है, ठीक है। इंदिरा जी, भारत का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम, भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ रोक दिया जाता है। उस समय वो लेडी होती है जो पूरे इंडिया के लिए फाइट करती है, ठीक है। और इंडिया को पावरफुल बनाने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी होता है, इंडिया को एटम बम चाहिए होता है। इधर चाइना काफी पावरफुल हो रहा था, इससे चाहिए होता है। अब भारत ने आप सबको पता है, विदाउट एनपीटी नंबर भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, आपको याद होगा, ठीक है। और उस लेडी ने बहुत बोल्ड स्टेप लिया था। उस समय अटल जी भी सुनता हूँ पार्लियामेंट में थे, और उस बारे में मैंने आपकी तारीफ भी की थी पीछे भी इंदिरा जी की, फिर मैं कहूंगा, ठीक है। यस, उन्होंने बोला भी था कि टुडे आई फाउंड दिस इंदिरा जी इज लुकिंग मी लाइक मां गॉडेस दुर्गा, मुझे दुर्गा जी का रूप दिखती है, ठीक है। इस तरह की बातें भी बात बताइए, इस तरह की चीजें ना अटल जी बोल सकते हैं। अटल जी इस तरह के बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, इतना अच्छा लीडर मैंने अपनी लाइफ में किसी को नहीं देखा है, ठीक है। मेरे घर में 2 ही लोगों की फोटो है, एक है कलाम साहब की जो मेरे कमरे में है ना, और एक है किसका, तुम लोग को बताएं हम, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के, ठीक है। चलेगा, अब देखिएगा। अच्छा, बाद में चल के 1998 में अटल जी के टाइम में भी हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, जिसका नाम ऑपरेशन शक्ति होता है। ऑपरेशन शक्ति नाम यहाँ पर अटल जी रखते हैं माँ दुर्गा के नाम पे, ठीक है, माँ दुर्गा के नाम पे। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। वो ठीक है, बहुत सारे टेम्पररी इकोनॉमिक सेंशन वगैरह इंडिया 1998 में भी फेस करता है, लेकिन अटल जी सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। और इसी डेट पर एक मूवी भी आई है, जिसके लिए मैंने आपको पीछे भी बोला, जॉन अब्राहम की, आप जरूर देखिएगा, आपको काफी सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे। और इस मूवी में उन्होंने ब्लाइंड स्पॉट को भी समझाने की कोशिश की है ना। आपको ब्लाइंड स्पॉट भी अब समझ में आता होगा, क्योंकि सैटेलाइट्स उस एरिया को वॉच करता है, फिर वो सैटेलाइट घूमकर फिर उस एरिया के पास आता है, उस बीच में 4 घंटे 6 घंटे का गैप हो जाता है, उस गैप को हम एक स्पॉट के फॉर्म में बोलते हैं। आपने मूवी देखी ब्लाइंड स्पॉट वाला कंसेप्ट? वो कंसेप्ट समझ में आता होगा ना, स्पॉट वाला, वो क्या डिफरेंस है? नहीं देखा है तो देखना, मैंने आपको सैटेलाइट से बताया था। सैटेलाइट किसी एरिया में किसी निश्चित समय के आ रहे हैं, फिर उस एरिया में किसी निश्चित समय के बाद आएंगे, तो आपके पास उतने टाइम का गैप मिल जाएगा। उस टाइम में परमाणु मूवी में कैसी चीजें हुई हैं आप देखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये थोड़ा सा इंडिक्सार है पूरा का पूरा, ठीक है। 18 में 1974 लास्ट 2 टेस्ट हुए थे अटल जी के टाइम में, 11th में और 13 में 1998, ठीक है। टोटल इंडिया ने 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, और इंडिया के पास कुल मिला के आज 3500 किलोमीटर का मैक्सिमम डिस्टेंस वाला अग्नि 3 है, जो इंटीग्रेटेड है, ओके, इंटीग्रेटेड है। चलिए, अब आते हैं न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में। पहले बताऊं आपको, यहाँ पे फैक्ट मत रटिएगा कि कुल 6 सबमरीन कैटेगरी है, क्या है, फालतू बातें। पहले समझिए व्हाट आर द न्यूक्लियर सबमरीन। सो व्हाट आर द न्यूक्लियर सबमरीन, सुनेगा, है ना। ये सब डेटा आप सब ये सब छोड़ दीजिए, सब आपको कोई जरूरत नहीं है, सब कोई जरूरत नहीं है। सीधा थोड़ा सा ऐसा कंसेप्ट समझिए, ठीक है। इस सब पे टाइम पर बात मत कीजिएगा। इतने सारे आईएनएस हैं, 50 नाम है, कितना आप रटेंगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं भी 50 रटाने लगूंगा तो फिर आप बाकियों में मेरे में क्या डिफरेंस रह जाएगा, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर कॉन्सेप्चुअल आता है, रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब सुनिएगा, ठीक है। न्यूक्लियर सबमरीन क्या होते हैं? न्यूक्लियर सबमरीन क्या होते हैं? दोज आर न्यूक्लियर पावर्ड। तो पहले मैं समझा देता हूं, दीज आर न्यूक्लियर पावर्ड।
अब आप पूछोगे सर न्यूक्लियर पावर का मतलब क्या होता है? आपने न्यूक्लियर एनर्जी मेरे से पढ़ी है ना, एनर्जी में, उसमें रिएक्टर्स होते हैं, यूरेनियम फ्यूल यूज होता है। एग्जैक्टली दोस्त, न्यूक्लियर पावर का मतलब होता है इनमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, है ना, नाप की भट्टियां होती हैं, और उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूल होते हैं, और ये न्यूक्लियर फ्यूल उसके सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल उनके सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है। ठीक है, वो जो होते हैं न्यूक्लियर फ्यूल जो होते हैं उनके सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो वही न्यूक्लियर फ्यूल जो होते हैं, वही न्यूक्लियर फ्यूल जो होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, वही न्यूक्लियर फ्यूल पे बेस्ड जो न्यूक्लियर सबमरीन होते हैं, पनडुब्बियां होती हैं, उसको नाभिकीय पनडुब्बियां न्यूक्लियर सबमरीन्स कहते हैं। ओके, उसको नाभिकीय पनडुब्बियां या न्यूक्लियर सबमरीन्स कहते हैं। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, उसको न्यूक्लियर सबमरीन्स कहते हैं। ये पेपर रिमेंबर, ठीक है। चलिए, अब पता है अब इससे फायदा क्या हो गया, इस बारे में तो हमने बोला ही नहीं। पहले जमाने में जो न्यूक्लियर सबमरीन थे वो डीजल के होते थे, और डीजल तो जल्दी खत्म हो जाता था, उन्हें फिर पानी के ऊपर आना पड़ता था। अब न्यूक्लियर सबमरीन होने से क्या फायदा है कि कई कई साल तक वो लोग पानी के अंदर पेट्रोलिंग करते हैं। आपको मैंने एक वॉयगर पढ़ाया था, याद आ रहा है वॉयगर? कोई बच्चा मुझे वॉयगर के बारे में बता सकता है? वॉयगर आपको स्पेस में पढ़ाया था, इंटर स्पेस मिशन में मैंने बोला था, सॉरी इंटर स्टीलर मिशन मैंने बोला था। इसको क्या बोला था? इंटर स्टीलर मिशन बोला था। मैंने बोला था ये ऐसा मिशन है जो हमारे इंडिया कह रहा हूँ, पूरे सोलर सिस्टम को छोड़ के बाहर चला गया। किससे जा रहा है? न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर से। सोचो 1977 से आज तक वॉयगर जा रहा है। कितने साल हो गए? आज हम लोग कब पढ़ रहे हैं? 2022 में। आज का डेट क्या है बच्चों? आज का डेट बोल देता हूँ, आज का डेट क्या है हमको पता ही नहीं चल रहा। आज का डेट, हाँ, 25 जनवरी। आज हम पढ़ रहे हैं 25 जनवरी 2022 को मेरी क्लास सुन रहे हैं। 1977 में पहली बार, ठीक है ना, ये वॉयगर भेजा गया था। पहली बार क्या मतलब? वही भेजा गया था, तब से लेकर आज तक जा रहा है। अब 2 वॉयगर भेजा गया था, इस बारे में मैंने आपको पीछे बताया। और कैसे ये जा रहा है? बिकॉज़ न्यूक्लियर पावर। अब आपको खुद समझ आ रहा है, मैंने ऐसे न्यूक्लियर सबमरीन सुने हैं जो 28 साल तक पानी के अंदर रहे हैं, उसके बाद बाहर आए हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात? सोचो। और डीजल वाले को कितनी दिक्कत होती थी कि नीचे जाता था, आता था, जाता था। ठीक है, कितना फायदा हो गया पेट्रोलिंग करने के लिए। ठीक है, तो यही मैंने कहा कि अच्छा, न्यूक्लियर सबमरीन्स का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि एटम बम लेके चलता है, नहीं। न्यूक्लियर सबमरीन्स का वो एटम बम ले जा सकता है, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन का एक्चुअल मतलब होता है कि न्यूक्लियर पावर्ड होते हैं वो। ओके, दे आर द न्यूक्लियर पावर्ड। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 और चीजें। पहले मैं आप सबसे एक चीज पूछूंगा, क्या आप बच्चे यहाँ जितने भी है ना, इधर आए, पहले एक पेज में लेता हूँ, है ना, मेरी क्लास करने के बाद आपको कभी भी न्यूज़पेपर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कभी भी कोई कुछ पूछे, आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। करेंट्स वगैरह जो चल रही है उसके अपडेट्स करते रहिएगा। और आप सबको मैंने बोला है, यूट्यूब पे मेरे सारे के सारे वीडियोस हैं, यूट्यूब पे मेरे सारे के सारे वीडियोस हैं, ठीक है, भूलिएगा नहीं, मिस मत किया कीजिएगा। कल यूट्यूब पर मेरी क्लास है बाइलिंगुअल बच्चों की, कितने बजे? 2 बजे, ठीक है, 2 बजे बाइलिंगुअल, ठीक है। मैं 4D प्रिंटिंग वहां पढ़ा रहा हूँ। 3 बजे जो है हिंदी बच्चों की 4D प्रिंटिंग, है ना। 4 बजे जो है इंग्लिश बच्चों की है, वहां मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? कोल क्राइसिस जो है इंडिया का, वो पढ़ा रहा हूँ। और 5 बजे यूट्यूब पे हिंदी में पढ़ा रहा हूँ कोल क्राइसिस जो इंडिया का है, ठीक है। ये 26 जनवरी को क्लास ले रहा हूँ, 26 जनवरी को। कल बहुत सारी क्लासेस में ले रहा हूँ। और कल आपको पता होगा 11:30 बजे हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, है ना, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और कल बायोलॉजी में आप लोगों को फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पढ़ा रहा हूँ, प्लांट्स का। ये लिंक ऊपर लिखा दिया हुआ, ठीक है, इसको चुपचाप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और सारे लोगों को बुला लीजिएगा जिसको तो करना हो। स्पेशल क्लास में कल मैं बायोलॉजी की फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कर रहा हूँ। कल बहुत लंबी लंबी क्लासेस हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये तो YouTube पे आई विल बी लाइव क्लासेस जो डिजिटल बोर्ड पे लूंगा, ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे लूंगा। और ये स्पेशल क्लासेस हैं, ये स्पेशल क्लासेस है, ठीक है। ऊपर सारा लिंक लिखा हुआ, सब लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो मैं गला घोट दूंगा, बता रहा हूँ, ठीक है। चलिएगा, सबको गला घोट दूंगा। चलिए, अब सुनो, हम लोग INS की बात कर रहे थे। जो INS होता है, पहले बताओ INS का मतलब क्या होता है, ठीक है। जो INS होता है उसका मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ तुम लोग। देखिए आप में से कितने बच्चे हैं जो मुझे सही आंसर देने वाले हैं? कुछ नहीं, बेसिक प्रॉब्लम है तुम लोगों को, तुम लोग बेसिक नहीं पढ़ते हो, बाकी दुनिया का सारा कुछ पढ़ डालते हो, ठीक है। इंडियन नेवल शिप, बहुत बढ़िया। और कोई ट्राई करेगा? हाँ, देखते हैं अभी सिर्फ तुम लोग का बेसिक का प्रॉब्लम, हम सिर्फ यही दिखा, हम तुम लोग को हाई फाई पढ़ाते ही नहीं है। इंडियन नेवल से, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई कुछ बोलेगा? बोल रहे तुम लोग कहोगे कि हम तुम लोग को टाइम नहीं दिया, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट है और हमारी वजह से नहीं, तो तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट है ना, बता। और कोई बोलेगा? अरे कुमार वाला, हमको चुपचाप ये बोलो INS का पूरा नाम। कुमार उमार तुम डिसाइड करो, ठीक है। पूरा नाम बोलो भाई, पूरा नाम बोलो। मेरी क्लास में एकदम एक्टिव रही है, ठीक है, लेजी बन के मत रहिए, हमको पसंद नहीं है। चलिए जल्दी फटाफट। चलिए, हो गया, इसका मतलब आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है, यही हो गया ना, ठीक है। हम पहले दिखाना चाहते हैं आप लोगों को कुछ नहीं आता, ठीक है। और कुछ नहीं मतलब नहीं, आप लोगों को ABCD नहीं आता, हम हाई फाई कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। और हम हाई फाई टीचर हैं, ठीक है, हम ये भी बता देते हैं, हाई फाई टीचर हम नहीं है, ठीक है। इधर सुनो, हम है ना, तो इसलिए हमको तुम लोग डांट देते हो, हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। हाई फाई होते तो हम डांट देते, ठीक है। और हम तुम लोग बहुत डरते हैं भाई, है ना। इंडियन नेवल। और S का मतलब होता है क्या? S का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। S का मतलब होता है इंडियन नेवल सबमरीन। S का मतलब होता है इंडियन नेवल शिपयार्ड। तो S का मतलब सब, एक बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। INS का मतलब सब, जो कुछ नेवी में सब है ना, INS सब बोला जाता है। शिप भी बोला जाता है, सबमरीन भी बोला जाता है, और शिपयार्ड भी बोला जाता है। अब से कोई भी उल्टा सीधा करेगा तो गला घोटूंगा, बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो INS का मतलब होता है सब INS। तो INS का मतलब क्या होता है? ये सब INS है, ठीक है। इंडियन नेवल शिप भी है, इंडियन नेवल सबमरीन भी है, इंडियन नेवल शिपयार्ड भी है।
ओके बच्चों, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे INS हैं, ध्यान रखिएगा। इंडियन नेवल शिप, इंडियन नेवल सबमरीन, इंडियन नेवल शिपयार्ड। ओके, अब चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो सब बहुत बढ़िया, देखिए देखिए बहुत बढ़िया, ये सब बच्चा हम तुम लोगों को बता रहे हैं, सब बेसिक है, सब बेसिक है। प्रॉब्लम क्या है कि तुम लोगों का ना कभी बेसिक क्लियर हुआ नहीं, और तुम लोग चले जाते हो कहाँ हाई फाई पढ़ने, और इसी चक्कर में हो जाता है सारी की धरा पे विनाश, सारी की। और यूपीएससी क्या पूछता है, सिर्फ बेसिक्स। मेरे को कभी भी यूपीएससी के किसी भी क्वेश्चन में मुझे लगा ही नहीं कि हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्यों नहीं किए, हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों नहीं किए, सिविल इंजीनियरिंग क्यों नहीं किए, बायोटेक इंजीनियरिंग क्यों नहीं किए, है ना भाई। हम तो एक ही डिसिप्लिन में होंगे ना, हम हर डिसिप्लिन में कैसे हो सकते हैं। देखिए आपको बात और बताता हूँ, हिस्ट्री का टीचर आपको पढ़ाता है तो सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाता है, ज्योग्राफी का टीचर आपको पढ़ाता है तो सिर्फ वो ज्योग्राफी पढ़ाता है, पॉलिटी का टीचर जो होता है आपको सिर्फ पॉलिटी पढ़ाता है, इकोनॉमी का टीचर आपको सिर्फ इकोनॉमी पढ़ाता है, ठीक है। वो अलग बात है कि यूपीएससी में कोई टीचर हिस्ट्री वाला साइंस भी पढ़ाता है, ज्योग्राफी वाला साइंस वाला कलेक्टर पढ़ाता है, सब कुछ चलता है यहाँ पे, है कि नहीं। चलिए, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, उनको सब कुछ पढ़ाया जाता है। हम तो ऐसे ऐसे टीचर देखे हैं जो कि तुमको हम बोल नहीं सकते, चलिएगा, है ना। ये सब बोलना, ये सब मंच पे अच्छा ही लगता है, ठीक है। हमारे साथ एक अध्यापक थे, बोलना नहीं चाहिए, वो क्या थे हम तुमको बताते हैं, ठीक है। हम नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। वो क्या किए वो हम तुमको बताते हैं। वो बायोलॉजी में, है ना, बायोलॉजी में बीएससी किए, ठीक है, बीएससी किए, है ना। बीएससी करने बाद क्या किए वो, है ना, वो हिस्ट्री से आईएएस की तैयारी की, है ना, आईएएस की तैयारी की, है ना। बायोलॉजी से बीएससी किए और हिस्ट्री से आईएएस तैयारी की। इसे हुआ नहीं तो बाद में क्या किए वो, है ना, बाद में क्या किए वो, जेएनयू में जाके, जेएनयू में क्या किए वो जाके, है ना, पॉलिटी से एमए किए, ठीक है, एमए किए, और फिर एमफिल जो किए वो किए आईआर में, ठीक है, एमफिल जो किए आईआर में किए। तो आज क्या है वो हम तुमको बताते हैं। उनको साइंस और टेक भी आता है, उनको हिस्ट्री भी आता है, पॉलिटी भी आता है, आईआर भी आता है, और एक आध दो सब्जेक्ट और हो जाते हैं, सोशल इश्यूज भी आता है। तो आज वो हर सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो इतने डायनेमिक लोग भी हैं इस दुनिया में, है ना। हमको अभी बताते हैं, आज तक हमको साइंस टेक ठीक से नहीं आया, हम आपको सच बता रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, है ना। आप लोगों को बता रहे हैं कि बाहर मत बोले, फालतू नौकरी चली हमारी भी चली जाएगी, ठीक है। हमको आज तक साइंस टेक पूरा नहीं आया है, ठीक है, तो सही बता रहे हैं। अरे कलाम साहब जो थे, हम तुम लोग को पहले ही बोले, कलाम साहब जब 60 साल का पढ़ा चुके थे तब बोल रहे हैं, रवि जानते अभी हम ना, तुम लोग बताए थे ना, बोल रहे हैं रवि अभी हम ना, अभी हम यार, अभी हमको बहुत सीखना, अभी हम ठीक से बड़े भी नहीं हो पाए हैं, अभी हमको नॉलेज का एबीसीडी भी नहीं आया। अगर उनको एबीसीडी भी नहीं हुआ था इतने साल इंटेलिजेंट पढ़ाने के बाद, तो हम तो अभी माइनस में चल रहे हैं, अभी तो हम जीरो तक भी नहीं पहुंचे, ठीक है। और कुछ लोग इतने प्रखर विद्वान होते हैं, और देखिए आप लोगों को ना कोई कुछ भी पढ़ा सकता है, ये चीज हम जानते हैं ना। तो कभी क्वेश्चन पेपर देखे हैं ना, तो कभी स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन पेपर देखे हैं, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जागो ग्राहक जागो, क्वेश्चन पेपर को देखो, आप होशियार बच्चों की तरह बैठो, नेक्स्ट ईयर आप कलेक्टर हो, अब पूरा शहर आपको संभालना है, बेवकूफों की तरह मत बैठिए, ठीक है, चलिएगा, ठीक है। हाँ, ये ऐसे लोगों का नॉलेज बहुत डायनेमिक होता है, बहुत ही डायनेमिक है। साइंस टेक में देखिए क्या खतरा है, साइंस टेक में क्या है हम तुमको बता रहे थे, एक सब्जेक्ट होवे नहीं करता है, ठीक है। साइंस टेक में एक सब्जेक्ट होवे नहीं करता है। साइंस में देखिए आपको 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 सिविल इंजीनियरिंग भी आई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्ट हो तो इंजीनियरिंग हो जाता है। आप देखिए, आप खुद थोड़ा दिमाग लगा, आपको खुद दिख जाएगा, हाँ सर आप सही बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप कभी बायोटेक पे चले जाते हैं, कहीं स्पेस पे चले जाते हैं, कहीं डिफेंस में चले जाते हैं, कहीं आईसीटी पे चले जाते हैं, है ना। आप पता ही नहीं चलता सर आप किस डिपार्टमेंट है ना, कि नहीं। हिस्ट्री वाले बता दिए हिस्ट्री डिपार्टमेंट का, लेकिन साइंस वाले को बताइए नहीं पाएगा, ठीक है। तो बच्चा ये सब्जेक्ट का नेचर है, ठीक है। ऐसा नहीं हर सब्जेक्ट खूबसूरत है, पर हर सब्जेक्ट के पढ़ने का ढंग अलग है, चलेगा। अब हम बात करते हैं, आईएनएस आपको बता दी, अब हम तुम लोग को बताते हैं फ्रिगेट क्या होता है, फ्रिगेट क्या होता है, डिस्ट्रॉयर क्या होता है। पहले तो हम तुमको बता दें, ये तीनों के तीनों आईएनएस है। पहली बात समझ में आ गई, ये तीनों के तीनों क्या है, आईएनएस है। पहला कंसेप्ट समझ में आ गया, ये तीनों के तीनों आईएनएस है। तो ऑल दीज थ्री आर इंडियन नेवल शिप, शिपयार्ड, सबमरीन, कुछ भी बोलो। अब क्या होता है, आईएनएस क्या है और डिस्ट्रॉयर क्या है ना। आईएनएस क्या है, डिस्ट्रॉयर क्या और एयरक्राफ्ट क्या है, बहुत सिंपल तरीके से समझो। एक होता है, फिर पीछे चलते, एक होता है, इधर आओ, एक होता है एरोप्लेन, है ना, एक होता है प्लेन, प्लेन मतलब वही नॉर्मल वाला एरोप्लेन, और एक होता है फाइटर प्लेन। एक होता है प्लेन और एक होता है फाइटर प्लेन। समझ में आ गया, हाँ सर हमें एकदम समझ में आ गया कि एक प्लेन होता है, एक होता है फाइटर प्लेन, ठीक है। ऐसे ही एक होता है शिप, समझिएगा, एक होता है शिप और एक होता है वॉरशिप। ये बताओ कि अगर प्लेन और फाइटर प्लेन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, तो इसी से खर्च शिप और वारशिप में भी अंतर समझते नहीं, जल्दी बोलो। वारशिप समझते नहीं, जल्दी बोलो। वारशिप समझते हो ना, ठीक है सर, ये नॉर्मल पानी वाला है ना, जिसपे शाहरुख खान का बेटा जा रहा था, और सर ये इस पे शाहरुख खान का बेटा अलाउ नहीं होगा, ये लड़ाकू वाला है, ठीक है, चलिएगा, ठीक है। तो एक शिप होता है, वारशिप होता है, ठीक है। यही वारशिप जो होते हैं, जो आईएनएस जो वारशिप होते हैं, उसी में कुछ फ्रिगेट होते हैं, कुछ डिस्ट्रॉयर होते हैं, कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं। अच्छा, तो सर आप ये कह रहे हैं ये जो फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर और कैरियर, ये ऐसे आईएनएस हैं जो कि वारशिप हैं। बिल्कुल, अब आपको बेसिक समझ में आया कि फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर, दीज ऑल आर दोस आईएनएस व्हिच आर द वारशिप। रुक जाओ, थोड़ा सांस लेने दो, ठीक है। अरे पानी हम पिए ही नहीं, पानी लाया। जल्दी बोलो प्रभु। एक होता है शिप, एक होता है वारशिप, ठीक है। चलिए अब सुनिएगा, क्या तरह के वारशिप हो गए, हम तुम लोग को यहाँ 3 दिखा दिए। एक होता है फ्रिगेट, एक होता है डिस्ट्रॉयर, एक होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। सुनो, और भी होता है, ठीक है। तुम लोग को यहाँ पे पीएचडी करना है, कलेक्टर बनकर भागना है यहाँ से, ठीक है, चलिएगा। अभी तुमको बहुत बढ़िया से एक चीज बताएंगे, ठीक है।
अब सर इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? जो फ्रीगेट होता है वो छोटे साइज का वारशिप होता है, जो डिस्ट्रॉयर होता है वो बड़े साइज का वारशिप होता है। हो गया डिफरेंस? ठीक है, अब सुनो, यही हम कह रहे हैं, जो फ्रीगेट होते हैं वो स्मॉल साइज के वारशिप, ये देखो स्पेलिंग में आई छूट गया, ठीक है, और जो डिस्ट्रॉयर होते हैं वो लार्ज साइज के वारशिप, इसलिए बोलते हैं ना, तुम लोग को बताओ सर को इंग्लिश भी नहीं आती, तुम लोग इतना गंदा सोचते हो, ठीक है। अच्छा अब देखो कैसे हम बताएंगे स्मॉल साइज और बड़ा साइज है? उसके वेट के हिसाब से दोस्त, अगर अगर उस वारशिप का वेट 2000 से 5000 टन है तो वो स्मॉल साइज में आएगा, अगर उसका वेट जो है 5000 से 10000 है तो वो लार्ज साइज में आएगा। अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके हैं, कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया, आप समझ चुके हैं, ठीक है। ब्लू वाटर मिशन जो होता है, पानी वानी में जो मिशन चलता है ना, वो सब देश की नेवी भी कोस्टल एरिया के लिए, उसको हम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एयरक्राफ्ट कैरियर, चलो देखो एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में आपको एक स्पेशल बात बता दूं, ये ऐसे होते हैं जिन पे एयरक्राफ्ट का रनवे होता है, उस पे एरोप्लेन उतरते हैं, टेक ऑफ करते हैं, लैंडिंग करते हैं ना, टेक ऑफ करते हैं और लैंडिंग करते हैं, ठीक है, वो पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर कहलाता है। आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, अगली तरफ ले जाते, देखो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारत ने खरीदा था 2004 में, 2004 में, रशिया का है, 2004 में वहां पे डीकमीशन हो गया था। यहां पर इतना लिखा नहीं है, तुमको बताया कमीशन का मतलब होता है वहां सेवा से निकाल दिया गया, और 2004 में जब वहां से हटा दिया गया, हमारे किसी काम का नहीं है रसिया का, तो भारत इंडिया परचेज इट, है ना, इंडिया ने इसको क्या किया, इंडिया ने इसको खरीद लिया, इंडिया परचेज इट, ठीक है, इंडिया परचेज इट। भारत में जाकर ये आया 2014 में, जब 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 नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, इसका रिबन नरेंद्र मोदी जी ही काटते हैं, तुमको बता रहा है, ठीक है। दिस नरेंद्र मोदी इज वेरी वेरी लकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। सो कितने दिन से काम कर रहा था? 14 में आया, ठीक है। अभी मत सोचिएगा नरेंद्र मोदी कोई डील है, किस्मत होता है, ठीक है। अब सुनिएगा, 2014 में जाकर ये भारत में आता है, ठीक है, और 2014 में भारत में आता है। तुम बोलोगे सर वहां पे जो हटा दिया गया, किसी काम का नहीं है, गया गुजरा है, उसको भी हम ले आए। हाँ ले आए, क्यों? खोल खाल के हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके, बताओ रिवर्स इंजीनियरिंग याद आ रहा है? खोल काल के रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम उसको लर्न करेंगे, और लर्न करने के बाद हम इंडिजिनस का थप्पा लगा के कुछ अपना न्यू इन्वेंशन करेंगे, है ना, न्यू इन्वेंशन करेंगे, है ना, कुछ नया खोज करेंगे, कुछ मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, अपना बना देंगे, बहुत बढ़िया। तो खोल खाल के सीखेंगे और उसके बाद थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे, यही पूरी कहानी है। और इसी एडमिरल गार्ड्स को भारत में लाने के बाद उसका नाम कर दिया जाता है आईएनएस विक्रमादित्य, ठीक है। देखिएगा आईएनएस विक्रमादित्य। हम आपको पहले भी बताए हैं कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत कुछ लीज से काम चला रहे हैं। लीज मतलब 4 साल के लिए रेंट पे दे दो, 3 साल के रेंट पे दे दो, जो कि हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और रिवर्स इंजीनियरिंग मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था मित्र, मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी अब लीज और इन चीजों पर, डिफेंस में जो चीजें दी जाती हैं, किसी को समझने में दिक्कत होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है प्रभु, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, चलेगा। सर कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट इज द एयरक्राफ्ट कैरियर? बच्चा एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब होता है, हम तुमको दिखा देते, रुक जाओ, एडमिरल गार्ड्स को हम तुमको फोटो दिखा देते हैं, अभी तुम समझ जाओगे, ठीक है, एक मिनट रुको। एडमिरल गार्ड्स को खुल जाओ भाई, ADMIRALGORSHKOV, एडमिरल गार्ड्स को क्या खुल रहा है? एडमिरल GORSHKOV, एडमिरल गार्ड्स को एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है, ये है तुम्हारा एडमिरल गार्ड्स को एयरक्राफ्ट कैरियर। ये फोटो हमको बहुत बढ़िया दिखा, तुमको दिखाने की कोशिश कर रहा, दिख गया, ठीक है, नहीं दिखा तो भी, ये देखो दोस्त, ये दिखा तुम लोगों को, ये दिखा तुम लोग को एडमिरल गार्ड्स को एयरक्राफ्ट कैरियर, देखो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसमें देखो ऊपर रनवे बना हुआ, रनवे, उस पे एरोप्लेन उतर रहा है, उस पे एरोप्लेन चल रहा है। सब लोग हाँ जल्दी बोलो भाई, जब आना चाहिए था, थम आ जाना चाहिए था, ठीक है, देखिएगा एकदम, यह एडमिरल गार्ड्स को, यही है दोस्त, भारत के पास इस तरह की कोई चीज थी नहीं, ठीक है। एक मिनट बच्चा, एक मिनट बच्चा, एक मिनट, घबराइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, जस्ट अ मिनट। कभी कभी अर्जेंट काम आ जाता है, एक मिनट, है ना, फोन करना डिस्टर्बिंग हो जाएगा। सॉरी, आज कोशिश करना है खत्म हो जाए, ठीक है। अच्छा, आज के बाद अगली क्लास का शेड्यूल ये समझ में आ गया, आई थिंक एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है बच्चों, ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट यू,
ठीक है 38 हो गया, 38 अब आगे बढ़ते हैं 39। अच्छा अब हम चलते हैं थोड़ा डिफरेंट जनरेशन ऑफ फाइटर प्लेन पे। पहली 1 फरवरी से क्लास है, मिस मत कीजिएगा। 1 फरवरी से डेली क्लास है, मैंने संडे को भी शेड्यूल किया, ठीक है संडे को भी शेड्यूल किया, ताकि मैं फरवरी पूरा जमकर पढ़ाऊं। कम से कम 15 दिन की क्लास होगी, है ना, बहुत टाइम है मेरे पास, बहुत टाइम है मेरे पास, ठीक है। अब 15 दिन की क्लास में मैं पूरा का पूरा साइंस टेक बहुत बढ़िया से करा लूंगा, और आई थिंक सो कि हम लोग साइबर सिक्योरिटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी कर लेंगे, ठीक है। तो 1 तारीख से लेकर 15 फरवरी तक डेली। और टाइमिंग क्या बच्चा है, टाइमिंग में से 8 से 10 होगा ना, 8 से 10 पीएम है, क्योंकि 6 से 8 काफी बच्चों को दिक्कत थी, रात को 8 से 10 पीएम ये क्लास हो रही है, ठीक है। फिर रिमेंबर 8 से 10 पीएम है, ठीक है फाइन, ठीक है आ जाना चाहिए। चलिए तो ये आप लोगों का वहां खत्म हो जाएगा, ये पूरा का पूरा साइंस टेक विल बी ओवर देयर, ठीक है चलेगा। उसके बाद देन विल प्लान नेक्स्ट क्लासेस, पहले इसको खत्म होने तो अभी कोई इन्वायरमेंट के बारे में बात नहीं करेगा, ठीक है चलेगा। और इसी बीच में हम लोग ना मैं अपनी किताब का इनॉग्रेशन भी कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट जनवरी को नहीं हम लोग केक काटे थे, याद है तुम लोगों को, ठीक है चलिएगा। मेरी नई किताब तक हाथ में आ जाएगी, हम लोग यहाँ सेलिब्रेट कर लेंगे, चलेगा। तो एक मिठाई ड्यू रह गया। अच्छा अब डिफरेंट जनरेशन ऑफ फाइटर प्लेन्स में आते हैं, ठीक है। डिफरेंट जनरेशन ऑफ फाइटर प्लेन में क्या, इधर देखो डिफरेंट जनरेशन ऑफ फाइटर प्लेन में क्या है। पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन। देखो एक बात बताते हैं, आप इनमें मत जाइए, ये दलदल है, समझ, हम आपको निकाल रहे हैं दलदल से। दुनिया के सारे फाइटर प्लेन क्यों पढ़ने जा रहे हैं, फिर वही बात हो गई कि आप लोग मजदूरी करने जा रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करने नहीं जा रहे हैं, हार्ड वर्क करने जा रहे हैं, स्मार्ट वर्क नहीं, ध्यान रखिएगा। सीधा कहने का मतलब है कि आपको ये सारे नाम रखने नहीं है, आपको होशियारी से निकलना है। कैसे निकलना, हम आपको निकालते हैं। 1940 से 1950 में दुनिया में जो फाइटर प्लेन बने वो फर्स्ट जनरेशन के थे। फर्स्ट जनरेशन के प्लेन्स में बहुत ज्यादा कुछ कैपेसिटी थी नहीं, रडार सिस्टम नहीं था, विंग्स उनके काफी एरोडायनेमिक टाइप के नहीं थे, स्पीड बहुत कम थी, प्रॉपर मिसाइल नहीं भेज सकते थे, तो मशीन गन से गोली भेजते थे, इस तरह की चीजें थी, यानी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। उस जनरेशन के फाइटर प्लेन मिग 15, मिग 17, मिग 2 ये सारे के सारे थे, ठीक है चलेगा। जनरेशन खत्म, ये सब बात बिल्कुल कहीं बन भी नहीं रहा है, ठीक है। किसी के बाद बचाओ अलग बात है। हम सीधे आते हैं सेकंड जनरेशन पर। सेकंड जनरेशन फाइटर प्लेन दुनिया में मिग 1950 से मिग 1960s में आए हैं, ठीक है। दुनिया में जो सेकंड जनरेशन फाइटर प्लेन आए हैं वो इसी ड्यूरेशन में आए हैं, ठीक है, इसी ड्यूरेशन में आए हैं। अब सुनिए यहाँ पे हम तुम लोगों को बताते हैं, जैसे मिग 21 आपने एक फाइटर प्लेन सुना होगा, अक्सर सुना होगा, उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, सुखोई जानते हैं। इनमें टर्बोजेट इंजन का यूज किया गया, इसमें रडार सिस्टम लगाया गया, इसमें थोड़ा सा एरोडायनेमिक इंजन लगाया गया, और इसकी स्पीड थोड़ी सी और ज्यादा बेटर करने की कोशिश की, सुपरसोनिक बेटर हुआ। हम कुछ नहीं जान रहे हैं, हम सीधे पकड़ रहे हैं मिग 21 को, समझिएगा। हमें यहाँ अपना दिमाग बर्बाद नहीं करना है, दलदल है, हमें यहाँ से निकलना है, याद रखिएगा। यहीं पर आपको मेरी जरूरत भी है, यहीं पर आपको मेरी जरूरत है। मिग 21 को पकड़ेगा, इसको भी थोड़ी देर बाद बताते हैं क्यों पकड़ेगा, ठीक है। देखो मिग 21 जो है ये सेकंड जनरेशन फाइटर प्लेन है। मिग नाम कहीं भी आता है तो हर किसी को एग्जैक्टली हितेश ने पकड़ लिया, अभिनंदन जो थे वो मिग 21 से ही गए थे, अभी वो भी बताते हैं, ठीक है। ये मिग 21 जो है आप कहीं बताते हैं, ये एक इंटरसेप्टर नेचर का फाइटर प्लेन है। देखो फाइटर प्लेन में भी, जैसे मिसाइल में भी कई कैटेगरी होती है ना, इंटरसेप्टर मिसाइल, वैसे ही फाइटर प्लेन में भी कई कैटेगरी होती है, इंटरसेप्टर नेचर का भी फाइटर प्लेन होता है, ठीक है। इंटरसेप्टर नेचर के फाइटर प्लेन कौन होते हैं, किसी कमिंग मिसाइल के अगेंस्ट में जो मिसाइल यूज करते हैं उसको इंटरसेप्टर कहते हैं। किसी कमिंग फाइटर प्लेन के अगेंस्ट में जो फाइटर प्लेन यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, वो इंटरसेप्टर फाइटर प्लेन कहलाता है। मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं वो क्या कहलाता है, इंटरसेप्टर फाइटर प्लेन कहलाता है। मिग 21 को ही लेकर अभिनंदन उतरे थे कहां, पाकिस्तान में भागे थे, है ना, उसको भगाते भगाते मारे भी थे, है ना उसको, ठीक है। जो फाइटर प्लेन जो आ रहा था उसको उड़ा भी दिया था अभिनंदन, ठीक है, भी आप लोगों को याद होगा सब, ठीक है। तो लेकिन अभिनंदन गलती से जो थे वो पाकिस्तान में गिर भी जाते, उनका प्लेन जो था वो क्रैश हो जाता है, ठीक है। तो जब हाँ, और अब पाकिस्तान लेकर आता है F-16 को, रुकिएगा हम F-16 पे भी आपको पहुंचा रहे हैं, अभी कहानी वहीं रोकते हैं, ठीक है। F-16 कहां भी देखिएगा, F-16 आपको मिलता है ए यहां पर, हम बोले ना दलदल है, यहाँ से भागना है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड जनरेशन फाइटर प्लेन है, फोर्थ जनरेशन फाइटर, सब मार दिए गोली, सब छोड़े, इसकी मारे खट से ना, हम आ गए सीधे फोर्थ जनरेशन F-16। हमको पकड़ना तो यही, कुछ बच्चे ने अभिनंदन वाला पकड़ लिया है ना। अब यही तुम लोग को बताते हैं F-16। तो यहां पर हुआ F-16, कहां F-16 अमेरिका का है फाइटर प्लेन, जो पाकिस्तान को दिया था, और इंडिया को मिला था मिग 21 जो रसिया से मिला था, और हमारे सेकंड जनरेशन वाले ने पाकिस्तान के फोर्थ जनरेशन वाले को उड़ा डाला, ऐसे बोल देते हैं ना, सामान्य बोलचाल की भाषा, मजा लेने में ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, अब यहीं पर तुमको बता दें, अब यहीं पर तुमको बता दें कि असल में जो मिग 21 जो था वो इंटरसेप्टर नेचर का था, और F-16 जो था वो फोर्थ जनरेशन वाला फाइटर प्लेन था, ठीक है। और ये उसको दिया था अमेरिका ने, जब पाकिस्तान को F-16 दिया तो अमेरिका ने कहा था कि देखो तुम इसका यूज कभी भी अमेरिका अब इंडिया के खिलाफ नहीं करोगे, अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया, ठीक है। तो जब ये कैजुअलिटी हुई थी, जब ये हुआ था, तो इंडिया ने प्रूफ दिया, देखो अमेरिका तुम्हारा F-16 यहाँ पे है जो पाकिस्तान लेकर आया था हमारे कंट्री में। तो होता क्या है, अमेरिका शुरू में तो कहता है अमेरिका पाकिस्तान को तुम गलत किए हो, बाद में अमेरिका भी मानने से मना कर देता है, क्योंकि अमेरिका का एक जो इंटरनेशनल मार्केट वो खराब हो जाता है कि यार हमारा फोर्थ जनरेशन रशिया का सेकंड जनरेशन बर्बाद किया है। अभी आप सुने होंगे जब S-400 मिसाइल की बात होती है, इस बार के मेंस में भी आया, आप लोगों को क्वेश्चन मैंने दिखाया था, सीधे मेरी किताब से क्वेश्चन फंसा था, याद आ रहा है कि नहीं यार, S-400 वाला क्वेश्चन जो मेंस में आया 2021 में,
दिख भी नहीं की हो ना, प्रॉब्लम तो यही है। जो हम वीडियो बनाए हैं तुम लोग इतने मतलब गए गुजरे हो, मन करता है कमरा बंद करके पीते हैं। जो तुम लोग को वीडियो बनाए हैं पूरा यूपीएससी का 2021 से लेकर 20 से लेकर 2016 तक का पीटी का क्वेश्चन पेपर करा दिए हैं, 2021 से लेकर 2014 तक का मेंस का क्वेश्चन करा दिए हैं, कोई देखा ही नहीं है। 21 नंबर से लेकर 28 नंबर तक का जो मेरा यूट्यूब वाला वीडियो है किसी ने नहीं देखा। बताओ हम मतलब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत बेकार आदमी है हम, ठीक है। तुम लोग कुछ करते ही नहीं हो, डिजर्व ही नहीं करते हो, मर मर के बढ़ाए वहां पे, दिमाग ही नहीं लगाते सब, है। हाँ पता नहीं था, देख लेंगे। अजीब हालत है, हमारे हैं नरक कर दिया सर, है ना। सारा मेरा टेलीग्राम पे जाइए, है ना, जो टेलीग्राम में सबसे ऊपर जाइए, कर्सर घुमाइए, बच्चों के मैसेज भी आते हैं ऊपर, सारे के सारे बच्चे सारे के सारे उस पर हैं, सारे के सारे वीडियो उस पर है, ऊपर करते जाइए, सारा वीडियो देखिए, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 सब है ऊपर। अजीब हालत है। यूट्यूब वाले सारे सेशन जो है, कल वाला जो सेशन है वो भी उसका लिंक आज आपको मिलेगा, स्पेशल वाला जो ये ऊपर जो लिंक किया, कितने लोग इसको क्लिक करके रजिस्टर किए हैं, कौन नहीं किए होंगे सब। घर की मुर्गी दाल बराबर, यही ना, यही है ना। अब भी किसी कोचिंग में आते 2 लाख रुपया फीस वाली जगह पर तुमको पढ़ाते, सब आते पैसा देते 2 लाख रुपया, तब बहुत प्यार से सुनते हैं। यहाँ फोकट में मिल जा रहा है, कोई इज्जत नहीं है, यही दिक्कत होती है। फोकट में नहीं देना चाहिए किसी को, बात सही बोलते हैं लोग, ये सही बोला जाता है। फोकट में ना दिया, फोकट में कोई वैल्यू नहीं रहती है नहीं, कोई वैल्यू नहीं समझना सर, है कि नहीं, वैल्यू नहीं समझना सर। 2 लाख रुपया जहां पढ़ाते हैं उनको पता नहीं फीस कितना कोचिंगों में, 2 लाख रुपए 2.5 रुपए फीस देते हैं सब, 50 रुपए तुमको सुनने मिल जा रहे हैं, तो वहां पे भी नरक मचा रखे हैं सर। यही होता है ना। आइए 2 लाख रुपए आप लोग वही हैं, अनअकैडमी सस्ते मिल जा रहा है, उसको नहीं कर रहे हैं सब। अनअकैडमी वाले या तो पगला गए हैं या आप पगला गए हैं, ठीक है। चलिए आइए फेस टू फेस में आइए, 2 लाख रुपए वाला वही हम पढ़ाते हैं, उन्हीं सब इंस्टीट्यूशन, आपको पता नहीं होगा, गूगल कीजिएगा पता चल जाएगा सब, जितने नामी का संस्था जानते हैं सब वही पढ़ाते हैं, ठीक है। कह रहे हैं सस्ते मिल गया, पढ़ लो, सुन लो, निकल लो। आइए कम से कम गरीब बच्चा भी पढ़ ले रहा, 3-3 हजार रुपये महीना ईएमआई दे देके, ठीक है। हमारे यहाँ कचड़ा कर दिया, गुस्सा आता है। हम लोग के टाइम में तो सब ऑफर नहीं आता था कि 3-3 हजार रुपये महीना देके कोचिंग कर लीजिए, ठीक है। कोई बढ़िया पढ़ाने वाला मिल जाता 3-3 हजार रुपया में, पता चले होशियार बंदा हो, 5 महीने 6 महीने कोर्स खत्म कर ले, आगे हमारी बच जाए पैसा पूरा, ठीक है। चलिएगा, नरक कर दिया है, ठीक है। तो हम ये हाँ, कहानी बहुत मजेदार है। तो अमेरिका बोला कि है ना, अमेरिका बोला, ठीक है, अमेरिका बोला कि नहीं हमारा नहीं है, इंडिया भी अमेरिका से क्या बोले, कुछ नहीं बोलेगा कि अमेरिका है, ठीक है। अब सुनो, ये तुमको बताते हैं। तो अभिनंदन जो थे इंडिया में चले आए, अभिनंदन इंडिया में इसलिए चले आए, क्यों चले आए, कोई बता सकता है अभिनंदन इंडिया में क्यों आए? जरा देखिए कि आप ऐसे कितने बच्चों का जीएस अच्छा है। वाई अभिनंदन केम बैक टू इंडिया, है ना। अभी देखो कुछ लोग देंगे बहुत मजेदार आंसर, जल्दी दो भाई, आंसर खत्म करना है ना। वाई अभिनंदन केम बैक टू इंडिया, देखो भी आंसर आ रहा है बहुत प्यारा वाला, जल्दी लिखो 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 लिखो। हाँ सर, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। अच्छा, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, ओह हम लिखे, हम सोचेंगे अभी बोलोगे मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा कुछ आने वाला है। ड्यू टू डिप्लोमेटिक प्रेशर, अच्छा। जेनेवा प्रोटोकॉल, अच्छा, ठीक है। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, अच्छा। इसका मतलब हम आपको पहले बता चुके हैं, नहीं तो कुछ लोग अंधभक्ति टाइप से लिख देते मोदी है तो मुमकिन है, बड़ी ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया में तो बाजा ऐसे ही बजा था, ठीक है। हाँ, बहुत सही, आप ऐसे सारे बच्चे सही जा रहे हैं। आईआर के टीचर से बिल्कुल पूछेगा सर जेनेवा प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा बताइए, जिसकी वजह से है ना, जिसकी वजह से अभिनंदन जो थे इंडिया में चले आए सर, है ना, उनसे जरूर पूछिएगा, ठीक है। और उनको बताना जरूर चाहिए, ठीक है, इसलिए भी बताना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये हम नहीं बताएंगे आईआर वाले का हम क्यों नौकरी लें, हम जान के बताएंगे, हम पहले बोले आईआर पूछेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्यों तुम लोग आ रहे हो, रुक जाओ यार, कुछ चैट पर डालने लगता है हमारे पास, अनअकैडमी टीम की तरफ से उसको क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। इंटरनेट पर उनको, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, आप सब जानते हैं, हमको हमारे टाइम में बढ़ाते हो। चलो अब तुमको सीधा लिए चलते हैं अपने, अच्छा, एक 4.5 जनरेशन फाइट अपने, मत जाओ, दलदल है, सीधा यहाँ पर तुमको स्टेल टेक्नोलॉजी बताते हैं। स्टेल टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसको हम लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी का मतलब होता है यहाँ पे, या इसको देख पाना आसान नहीं होता। एक बात बताओ, कोई फाइटर प्लेन तुम्हारी तरफ आ रहा हो और उसको तुम देखे ना पाओ अपने रडार से, तब तो वो भाई बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। तो फिर 4.5 जनरेशन में इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज किया स्टेल टेक्नोलॉजी में। अगर तुम लोग कभी गलती से पेपर देख लोगे तो बहुत पहले 2006 के मेंस में ये क्वेश्चन आया था। देखो हम इसलिए तुमको 2006 का क्वेश्चन बता रहे हैं क्योंकि हम यूपीएससी 2002 या 3 से पढ़ा रहे हैं और आज 2022 है, तो कैसा हो गया होगा जी, 18 साल प्लस हो ही गया है। हाँ, तो अनअकैडमी में 18 साल प्लस थोड़ी लिखा है, अब 19 साल बोलेंगे, तुम 19 कर दो, ठीक है। ये सब देखो, ठीक है, बहुत कम उम्र से पढ़ाना शुरू किए थे, ठीक है। चलो तो देख लो, 2006 में क्वेश्चन आया था, हमको आज भी याद है। पता है क्यों आया था? क्योंकि उस समय भारत ने 2006 में इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया था। 2006 में इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया था। भारत की जो स्टेल टेक्नोलॉजी थी लगभग 60% तक ही बेटर थी, है ना। 60% तक हम लोग अपने प्लेन वेन को छुपा लेते थे किसी रडार के रेंज में, ठीक है। चलिएगा, बताओ 18 साल की उम्र से तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, 2003 18 साल की उम्र से पढ़ा रहे हैं, आज इतना हो गया, मतलब आज हम 37 साल के हो गए, देखो गिनते गिनते 38 साल, ठीक है। रडार इससे बहुत बढ़िया है ना। चलो, समय कितना जल्दी बीता है पता ही नहीं चलता है, ठीक है। 18 36 एक 37, बताओ 37 साल खट 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 पहुंच गए, हम पता ही नहीं चला हमको। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही एक जनरेशन तो हो ही गई, ठीक है। हमको आज भी याद है, पहले दिन पढ़ाने गए तो हमको सब स्टूडेंट बोले, है ना, बोर्ड पहले में गए, है ना, बोर्ड पे गए, है ना, बहुत क्लास भरी, नाम नहीं लेते किसी कोचिंग का, है ना। तो हमको एक लड़का बोला, इधर बैठ,
बैठ जा, सर आने वाले हैं, हम क्या बताएं ना, बड़ा मतलब अजीब सा हमको लगा, अजीब से दुबले पतले थे हम, है ना, एकदम दुबले पतले थे, और विश्वास नहीं करो तो थोड़ा गाल वाल भर गया, थोड़ा गांव देहात से आए थे, जैसे पीछे बैग लग लिए थे, है ना, वहीं आईटी में एडमिशन हुआ था, आईटी दिल्ली में, वहीं बगल में बसंत कुंज में कोचिंग था, पढ़ाने गए, है ना, सुन लो, बहुत इंटरेस्टिंग है ना, एकदम चेहरा हमारे से अच्छा हड्डी उड्डी दवा तो कुछ का कुछ करा, तो बाद में थोड़ा भर उड़ गया ना, ठीक है, एकदम कोयला टाइप का फेस था, गांव साइड से कोयला था, अब तो थोड़ा गोरे हो गए, है ना, इसी में रह गए। चलिए, अरे क्या दिन था वो भी, है ना, गांव में, ठीक है, चलेगा। चलिए, गांव देहात से आए थे, अब सब भगा दिए, सब जाओ तुम, सर बैठो सर आने वाले, सर ऐसे बोले, सर आने वाले। तो हमको एक आया आदमी, है ना, मैनेजमेंट, बड़ा कोचिंग, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था, हमको किस्मत बड़ा अच्छा रहा हमारा, पढ़ाने वाला, है ना, भेज दिया हमको, है ना, बुलाया हमको, बुलाया सर, है ना, अच्छा देखो बटरिंग ना करो, स्मार्ट लगते हो, हम सब जानते हैं, तुम लोग मतलब निकालना होता है, टीचरों का तुम लोग खूब बटरिंग करते हैं, हमको सब पता है, चलिए, है ना, इतना मैसेज हम सुनते हैं, इतना पाते हैं, सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत करते हैं, पता है, जब मौका आएगा उसे सब पूछ बहन करेंगे, सब किनारे कर देंगे। चलिए, अलग स्टेट टेक्नोलॉजी समझ में आ गया, लो ऑब्जर्वेबल, चलिए, है ना, अब इधर आओ, ठीक है, एकदम बहुत, है ना, अब सुनो, अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन पे, फिफ्थ जनरेशन में क्या होता है, देखो, फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन में क्या होता है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जैसी टेक्नोलॉजी किसी के पास है ही नहीं, सिर्फ कुछ ही कंट्री के पास टेक्नोलॉजी है, बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी है, एरोडायनेमिक इंजन है, ठीक है, इसके बारे में कुछ बोलने जरूरत नहीं, 2015 से जो दुनिया में टेक्नोलॉजी यही सब आई है, और भारत सीधा बता दे, भारत के पास नहीं है, कहानी खत्म। तो भारत के पास क्या, भारत के पास, हमारे पास 4.5 जनरेशन तक लास्ट आप मान लीजिए, 4.5 जनरेशन तक आप लास्ट मान लीजिए, इसके बाद भारत के पास नहीं है। ओके एवरीवन, भारत के पास जो लास्ट है वो 4.5 जनरेशन तक है, तो भारत के पास जो लास्ट है वो क्या, 4.5 जनरेशन तक है, चलेगा। अच्छा हाँ, अब ये देखो, जैसे F-22 रैप्टर है, कहीं भी F नाम होना तो यूएस का है, कहीं भी चेंगडू वेंगडू होना तो चाइना का है। अच्छा, चेंगडू डिस्ट्रिक्ट चाइना, साउथ वेस्टर्न, ये आपको याद आ रहा है, तो चैंग कहीं भी, अब बताओ, अच्छा एक बात बताओ, हम लोग के इंडिया में इतना एडवर्टाइजमेंट होता है कि इंडिया पाकिस्तान से आगे है, इंडिया चाइना से आगे है, तुम देखो हम लोग के पास इस तरह का प्लेन है, आज तक नहीं है, तो फिर हम लोग कैसे आगे हैं? हाँ आगे हैं, पता है कहाँ, व्हाट्सएप पर, पता है कहाँ, फेसबुक पर। यहाँ एज अध्यापक हम तुमको बोल सकते हैं, लेकिन बाहर में चीजें नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जमाना खराब है, डर का माहौल है, हम नहीं बोल सकते हैं, कौन दिन मर्डर कर देंगे सब, ये सब मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, ठीक है, चलेगा। तो ये थोड़ा सा व्हाट्सएप और फेसबुक में हम लोग चाइना से बहुत आगे हैं, रियलिटी में अभी हम लोग को बहुत काम करना है। आपको मैंने जीपीएस भी बताया था, वो बताओ ग्लोबल जीपीएस लगा के तैयार बैठ गया है ना, बैडू और कंपास, तो हम लोग के पास अभी नहीं है, अभी हम प्लान भी नहीं किए हैं। बताओ, ये 5th जनरेशन फाइटर प्लेन लेकर बैठा हुआ है, बताओ है कि नहीं? तो हम लोग को बताओ, ये सब चीजें इंप्रूव करनी पड़ेंगी, नहीं करनी पड़ेंगी, है ना। असल में दिक्कत क्या है कि हमारा कंपटीटर पाकिस्तान है और चाइना का कंपटीटर जो है वो अमेरिका है। तो हमेशा पिताजी हमेशा हमसे ज्यादा मार्क्स वाले के साथ मेरा कंपैरिजन किए हैं, इसलिए हम हमेशा पीटे हैं घर में। अगर हम 80 नंबर पाते थे तो भी मेरे पिताजी मेरा कंपैरिजन कभी 78 नंबर वाले से नहीं किए, इसलिए हमेशा हम पीटे हैं। हम भले बोलते थे 78 से ज्यादा पाए, पिताजी हमारा कंपैरिजन 42 वाले करते थे। अगली बार हम 90 पाए हैं तो हमारे पिताजी 82 वाले नहीं करते, 95 वाले करते थे, इसलिए हमारा ग्रोथ होता गया। इसका मतलब वही हम बोल रहे हैं, हम पीटे हमेशा हैं, हम पीटे हमेशा। समझ जाएगा हम क्यों पीटे हैं, क्योंकि जब 80 पाए हैं 82 वाले कंपैरिजन किए हैं, 78 कहीं नहीं, जिस दिन हम 82 पाए फिर 90 वाले किए हैं, फिर हम पीटे। तो हम जिंदगी में पीटे ही पीटे हैं, ठीक है। चलिएगा, तो दोस्त थोड़ा सा आप लोग ना दिमाग खोल के रखा कीजिए, ठीक है। चलिए, पर मेन सोर्स में ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन खुल्लम खुल्ला कभी अपने राष्ट्र की बेइज्जती मत कीजिएगा, ठीक है। राष्ट्र है तो हम हैं, ठीक है, और उसको बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। हमेशा लिखेगा टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन है, चीजें अभी बन रही हैं और ज्यादा उसमें काम करने की जरूरत है, इस तरह लिखेगा, है ना। आंसर और 4 चीजों के खिलाफ कभी भी 4 चीजों पे बायस मत रहिएगा। चलिए जरा बताइए मुख्य परीक्षा के आंसर में किन 4 चीजों पर आप कभी बायस नहीं रहेंगे। जल्दी बताइए, मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यूज में, मेंस परीक्षा में और इंटरव्यूज में किन 4 चीजों पर कभी बायस नहीं होंगे। बहुत बढ़िया, रिलीजन, बहुत बढ़िया, मेरे बच्चों को याद है। दूसरा रीजन, बहुत बढ़िया, है ना। किस रीजन से है आप, किस क्षेत्र में, रीजन। तीसरा बच्चा कास्ट, बहुत बढ़िया, है ना, कास्ट नहीं। चौथा क्या है, भूल गए तुम लोग, चौथा क्या है, पर्सन, बहुत बढ़िया। किसी व्यक्ति के लिए आप बायस नहीं है, किसी रिलीजन के लिए बायस नहीं है, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से आपको कोई लेना देना नहीं है ना। किसी राजस्थान एमपी यूपी बिहार से आपको लेना देना नहीं है, किसी बड़ी जात छोटी जात ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र से लेना देना नहीं है, और आपको राहुल और मोदी से लेना देना है, ठीक है। इन सब 4 केसेस में आप कभी भी बायस नहीं है, बी न्यूट्रल इन एवरी केसेस, है ना। आप एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं और ये चीजें आपके आंसर में दिखनी चाहिए। आपका स्पेशल कोई भी अलग कुछ हो सकता है, लेकिन एज अ ब्यूरोक्रेट्स आप इनमें से किसी के भी नहीं है, ठीक है। अब सुनिएगा, अब हम आते हैं न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट, सीधा भारत पर आते हैं, यहीं से इंपॉर्टेंट है, यहीं से तैयार कीजिए। तो अभिनंदन भारत आए थे बिकॉज ऑफ जेनेवा प्रोटोकॉल और ये सब चीजें जो आपको मैंने बोल दिया। अब इंडिया के पास कौन कौन से फाइटर प्लेन, तुम खुद देखो, सारे के सारे फाइटर प्लेन तो हमने दूसरे कंट्री से लिए, ये जो आप सब देख रहे हो। और यहाँ नीचे एक टुप्लो मिलेगा, अगले पेज में देखो टुप्लो मिलेगा, ये भी देखो हम लीज पे ले रहे हैं रशिया से, ठीक है। चीज ध्यान रखिएगा, आप खुद देख लीजिए यहाँ पर क्या आपको क्या मिल रहा है। सुखोई, मिराज, मिग-29, मिग-27, हॉक, ये सारे के सारे, एसयू सब रशिया, मिराज फ्रांस, मिग रशिया, हॉक यूरोप, तेजस से भारत का अपना है, तेजस और एक मारुत है जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ।
ठीक है, इधर आइए। दो फाइटर प्लेन के बारे में आपको थोड़ी तारीफ करूंगा, एक Su-30 Mk1 और एक दूसरा तेजस। तेजस जो भारत ने बनाया है, Su-30 जो हम लोग रशिया से लिया है। ये ऐसे फाइटर प्लेन है जो डीप पेनिट्रेशन कर सकते हैं, लगभग 3000 किलोमीटर तक बिना तेल भरे भी जा सकते हैं, उड़ के और आ सकते हैं। इसके लिए मैं टर्म यूज कर रहा हूं डीप पेनिट्रेशन, दे कैन डू डीप पेनिट्रेशन। अब बिल्कुल आप जानने की कोशिश करेंगे कि सर डीप पेनिट्रेशन का मतलब यहाँ पर क्या है। डीप पेनिट्रेशन का मतलब है कि काफी अंदर तक घुस कर जाएगा, वहां पर बम गिरा के लेकर चलेगा। अच्छा, हमको एक बात बताओ, हमको ये बताओ कि मान लो हम पाकिस्तान में जा रहे हैं बम गिराने, इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद मान लो बॉर्डर से है ना, बॉर्डर से है ना कुछ दूरी पे है, तो हम पहले इस्लामाबाद में गए, बम गिराए, जब हम मार लिए, फिर वहां उतरे इस्लामाबाद में, फिर तेल भरवाए, फिर लौट के आए। क्या ये संभव है? जल्दी बताइए, क्या ये संभव है कि पहले वहां बम गिराएं, फिर वहां तेल भरवाएं, फिर लेकर आए? ऑफकोर्स नहीं। तो ये 3000 किलोमीटर कहने का मतलब वही है कि डीप पेनिट्रेशन कर सकते हैं। जो मैंने आपको हंसी मजाक वाला एग्जांपल दिया, उस हंसी मजाक में पूरा का पूरा आंसर था, और हर बच्चे को समझ में आ गया। सर आपने चुटकुले भी ले लिए, आपने इसको इंटरेस्टिंग भी बना दिया और कंसेप्ट भी समझा दिया। यही है दोस्त डीप पेनिट्रेशन का मतलब, 3000 किलोमीटर का मतलब है। ठीक है, अब समझिएगा। अच्छा, एक बात और बताऊं, इंडिया का सिर्फ एक ही फाइटर प्लेन ऐसा है जिसका नाम है तेजस। तेजस जो कि न्यूक्लियर वेपन्स रख सकता है, एटम बम। अभी तक भारत ने कभी कोई ऐसा फाइटर प्लेन नहीं बनाया था जो एटम बम कैरी कर सकता हो। हाँ, तेजस के पहले भारत ने एक और फाइटर प्लेन बनाया था जिसका नाम है मारूत, और वो भी इंडिया का कौन सा बॉडी बनाता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, HAL जो है यही बनाता है। इसने पहले मारूत बनाया था। अच्छा, मारूत जो है वो भी सुपरसोनिक है, देखिएगा मारूत भी सुपरसोनिक है, इवन तेजस भी सुपरसोनिक है। बट डिफरेंस ये है कि मारूत न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं ले जा सकता है और तेजस एटम बम ले जा सकता है, और यही इसका मेन डिफरेंस है। बच्चा क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा तेजस के बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा, दैट इज वेरी स्पेसिफिक। तो तेजस आपके लिए खुद अपने आप में एक मेंस का भी क्वेश्चन हो सकता है, जो कि भारत का अपना बनाया हुआ है, भारत की शान है। ठीक है, ये वैसे तो 4.5 जनरेशन में रखा, कहीं कहीं आप इसको 4 जनरेशन में भी पाएंगे, तो घबराइएगा नहीं, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, लाइट वेट है, बहुत हल्के वेट का, बहुत सारे काम कर सकता है। सिंगल इंजन है, इसलिए इसका वेट कम है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का मतलब होता है कम वेट का, जो ऑपरेशन युद्ध वगैरह में भाग लेने वाला कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। तो ये नॉर्मल नहीं है, लड़ाकू टाइप है। ठीक है, और तेजस एक्चुअल में जो नाम है वो बहुत ही बड़े एक आदमी है, अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे इंसान है, जिनको हर रिलीजन हर कोई मानता था, बहुत प्यारे, है ना, आदमी की रिस्पेक्ट बहुत होती। तो उन्हीं के टाइम में उन्होंने ये नाम दिया था तेजस। ठीक है, तेजस की अगर आप स्पीड देखें तो 1350 किलोमीटर पर आवर है। आपको बताऊं 1200 किलोमीटर पर आवर आपको टच कर जाता है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड यानी 332 मीटर पर सेकंड। आप देखो तो 332 मीटर पर सेकंड लगभग आपको 1200 किलोमीटर पर आवर को आता है। तो 1200 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा तो डेफिनेटली सुपरसोनिक हो गया। और देखो मैंने लिखा इट इज सेकंड सुपरसोनिक मैन्युफैक्चर इंडिजिनियसली हिंदुस्तान लिमिटेड आफ्टर द मारूत। तो मारूत के बाद दूसरा ये बना है जो सुपरसोनिक है, लेकिन हाँ न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाला ये पहला है। आई अब ये थोड़ा सा ना यहाँ पे थोड़ी सी कहानी है तेजस की लेके, शुरू से लेके, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1993 से प्रोजेक्ट शुरू होता है, और एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग एक इंडिया में एक समझ ही रहे हैं, और हीरो रहे हैं, काफी इंस्पिरेशन है, मनोहर पर्रिकर, बहुत ईमानदार आदमी, गोवा के चीफ मिनिस्टर भी रहे, मेरे ख्याल से आप लोग जानते भी होंगे। फिलहाल ये बीजेपी की ही पार्टी से हैं, लेकिन ये आपको पता बहुत ही अच्छे इंसान भी रहे। ही इज ऑल्सो नो मोर बिकॉज ऑफ पैंक्रियाज कैंसर का किसी दिन की डेथ हुई थी, और ये आदमी सच में डिजर्व करता है, इवन मेनी टाइम्स बेटर देन नरेंद्र मोदी, मल्टीपल टाइम्स। ओके चलिए उसकी क्या स्टोरी बताऊं, अपने आप में व्यक्ति अलग थे। तेजस एयरक्राफ्ट है, इंडियन एयरफोर्स में, है ना, ये उन्हीं के टाइम में ये हमारे इंडिया के एयरफोर्स में लाया जाता है। मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं मनोहर पर्रिकर को, कोई आप सबके समय में रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे 2-3 चीजें, केमिकल वेपन कन्वेंशन और बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। देखो इसके बारे में बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं। 1992 में इंडिया साइन द केमिकल वेपन कन्वेंशन कि हम कभी भी केमिकल वेपन्स का यूज नहीं करेंगे, मतलब हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस को अपने लैब में बनाकर किसी एनिमी कंट्री के लिए नहीं डालेंगे। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन क्या है? बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है कि हम कभी बायोलॉजिकल वेपन ना बनाकर किसी के ऊपर अटैक करेंगे। वो सारी, जैसे मान लो कहते हैं ना कि क्या नाम है उसका, अरे चाइना हैज डेवलप अ कोविड वायरस, वुहान के शहर से निकला हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है उसी ने बनाया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि चाइना स्टिल सफर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो चाइना में रहते हैं, दे आर डूइंग द PhD एंड लॉट ऑफ द स्टडीज। उन्होंने मुझे बोला यार अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि चाइना में बहुत लोग मरे, बस ये कि चाइना में चीजें डिस्कस नहीं होती, चाइना में चीजें पता नहीं चलती, क्योंकि चाइना में चीजों को सर्वर से हम चीजों को डिस्क्लोज नहीं होने देते। ठीक है, इससे ज्यादा लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन मेरे चाइनीज फ्रेंड मुझे बताते हैं कि ऐसा है, वहां पे भी ऐसा है। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, चलेगा। अब जरा सुनना एक मिनट, यहाँ पे OPCW भी एक आता है। ठीक है, OPCW आता है, इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स। क्या नाम है? इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा, एक बार मैं बता दूं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, पता है ये ना, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है,
इसके अंदर किसी का कंट्रोल नहीं है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, एक स्वायत्त निकाय है, हिंदी में कहते हैं स्वायत्त निकाय, ठीक है। कभी हिंदी मीडियम में अगर आप लोग ना साइंस टेक मेरी कोर्स सुनना जरूर, है ना, जब ये बाइलिंगुअल खत्म हो जाए उसके बाद हिंदी मीडियम में शुद्ध सुनना, तो आपको इस तरह के शुद्ध हिंदी में पढ़ाऊंगा तो साइंस टेक आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है, पढ़ने में आपके वर्ड्स और अच्छे हो जाएंगे। दोस्त पीपल आर हिंदी मीडियम इन्वायरमेंट खत्म होने के बाद, अभी नहीं, बाइलिंगुअल अभी मैनेज कीजिए, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये पूरी दुनिया में केमिकल्स का कंट्रोल करती है, कोई चोरी छुपे केमिकल ना बना रहा हो, किसी दूसरे कंट्री को किसी बहाने ना दे रहा हो, ये सारी चीजों का कंट्रोल करती है ओपीसीडब्ल्यू। ध्यान रखें, इसके बाद यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, शायद 2017-18 के आसपास एक क्वेश्चन ओपीसीडब्ल्यू पे आया हुआ है। उन्होंने पूछा था नाटो कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल, सब नहीं है, इंडिपेंडेंट बॉडी से कौन कंट्रोल करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इंडिया केमिकल वेपन बायोलॉजिकल कन्वेंशन का मेंबर है। इवन जब कलाम साहब प्रेसिडेंट थे उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि इंडिया ने अपने सारे केमिकल बायोलॉजिकल वेपन डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये है, यहाँ भी जेनेवा प्रोटोकॉल का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है, उस पर बात नहीं करेंगे। अब छोटा सा डिस्कशन इंडिया के टैंक्स पे कर लेते हैं। देखो ऐसा है कि सबसे पहले भारत ने जो टैंक यूज किया था वो एमएक्स 13 था, जो फ्रांस से इंडिया लिया था, काफी हल्का, लेकिन उतना अच्छा टैंक था नहीं। 1965 में हमने इसको इंडिया पाकिस्तान वार में यूज भी किया था, और उस समय पाकिस्तान के वजह 48 पैटर्न जो टैंक था ना वो इंडिया से बेटर था, उस समय की बात बता रहा हूँ। बाद में भारत ने अपना टैंक बनाया, और ये ध्यान रखिएगा भारत का इतिहास है, भारत का पहला टैंक जो भारत ने बनाया, फर्स्ट इंडिजिनस टैंक फॉर इंडियन आर्मी, उसका नाम था विजयंता। 1965 से 2008 तक ये टैंक भारत में रहा, बाद में इसको हटा दिया गया T-72 MI से, जो हमने रशिया से लिया था। इसी T-72 और T-72 MI का नाम आगे चलकर अजय रखा गया। देखो जब हम विदेशों से, जैसे एडमिरल दास को भारत विदेश से लिए, उससे इंडिया में लाने उसका नाम क्या रखा, आईएनएस विक्रमादित्य। ऐसी रशियन जो है T-72 टैंक लिया भारत में लाने, उसका अजय रख दिया। इसी T-72 MI का जो इंप्रूव वर्जन था, है ना, इंप्रूव वर्जन था, उसी को T-90 बोला गया, उसी T-90M को भीष्मा कहते हैं, ठीक है, भीष्मा। ये भी धीरे धीरे वहां पे रशिया में और टैंक अपग्रेड हुए, और फिर वो भी इंडिया में लाए गए, यहाँ तक कि T-72 का जो T-90 था उसको तो ऐसा कहते हैं इंडिया में ही बनने की बात हुई, है ना, इंडिया में ही बनाने की बात हुई, और धीरे धीरे चलते चलते हम लोगों ने T-90 MI वगैरह को T-90 को और इंप्रूव किया, है ना, और आगे चलकर उसको करना नाम रखा, ठीक। और एक बात बताऊं, जो अर्जुन है वो भारत का अपना टैंक है, जो इंडिजिनस है। अर्जुन जो है भारत में पुणे की एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है आबादी, है ना, आबादी। ये डीआरडीओ की लैब है जो कि पुणे में है, यहीं पर अर्जुन बनता है। अर्जुन जो हमारा भारत का अपना टैंक है वो यही बनता है। फिर बता दूं, करना अर्जुन से लाख गुना बेहतर है, ये महाभारत में भी था और ये रियल में भी। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं जो रशियन टैंक है दैट इज मल्टीपल टाइम्स बेटर देन करना अर्जुन, डेफिनेटली। थोड़ा सा अर्जुन के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं क्योंकि अर्जुन हमारा इंडिजिनस है। मैंने बोला डीआरडीओ की लैब है, आबादी ने इसको बनाया है। मल्टी फ्यूल डीजल इंजन होता है, इसकी नॉर्मल स्पीड 67 किलोमीटर होती है और 40 किलोमीटर तक की स्पीड से ये चल सकता है, ठीक है। अर्जुन, इसमें भी कई वर्जन है, अर्जुन MK1 और अर्जुन MK2। MK1 जो है 2004 वगैरह में हमारे सर्विस में आ गया था, और MK2 जो है 2012 वगैरह में, है ना, इंप्रूव वर्जन है, और 2012 एंड नाउ वुड बी रिप्लेसिंग T-55 T-72 जो रशिया के टैंक है, उनको भविष्य में ये रिप्लेस भी कर देगा, ऐसे न्यूज आते हैं। अब हम आते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट में, और थर्ड वाला पार्ट डिफेंस का लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपका डिफेंस खत्म हो गया। मेरी पूरी टारगेट थी कि यार डिफेंस खत्म कर देना है, ताकि 4-5 दिन का जो गैप बन रहा है, सब चीजें एक बार लगा लीजिए। क्वेश्चन पेपर जितने भी चैप्टर्स हो गए हैं, अभी हम लास्ट में आपको बताता हूं उसको कैसे क्या करना है, इतने दिन में आपको 4-5 दिन में क्या करना है, जब तक हम आगे मिलेंगे, ठीक है, चलेगा। अब हम बात करते हैं टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन। टॉपिक ऑफ डिस्कशन में इस बार अनमैन्ड एरियल व्हीकल सुनने वाले हैं, भारत के हेलीकॉप्टर सुनने वाले हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सुनने वाले हैं जो कारगिल के समय में बड़ी भारत की मदद किया था। SU-30 पर बात करेंगे, 2010 के मेंस परीक्षा में SU-30 पे क्वेश्चन भी रहा है। एडमिरल गास को हमने देख लिया है, आईएनएस विक्रमादित्य। अवाक के बारे में बात करेंगे, एक ऐसा रडार सिस्टम जो कि आज भी है ना, पाकिस्तान और चाइना इजराइल से मांग रहा है, अभी इजराइल ने दिया नहीं है। इसलिए टेक्नोलॉजी जो अभी 4.5 जनरेशन में बात की थी, कुछ सोनार टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो वाटर के अंदर के ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाएंगे, टारपीडो जो अंडर वाटर मिसाइल होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और कुछ एक्सरसाइजेस आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वाले उनके नाम। तो इतनी चीजें अभी हमें और जाननी है, ठीक है, तब जाके डिफेंस का आपको पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। जब हम बना सकते हैं तो इंडिया वेपन इंपोर्ट क्यों करता है, कहा किसने बोला कि हम बना सकते हैं, और हम बना सकते हैं तो हमारा इंटरनेशनल लेवल की चीज होनी चाहिए, तब तो हम बनाएंगे। मान लीजिए हम हल्का फुल्का बना ही रहे तो हम हमारे पे फायदा क्या है, ठीक है, जब हमसे काफी ऑलरेडी दूसरा कंट्री बेहतर है, ठीक है, चलेगा। और एक बात और बता दूं कि डिफेंस का मतलब ये नहीं है कि वार करना, डिफेंस का मतलब ये भी होता है कि आपको सेफ और सिक्योर करना। कल मैंने बात बोली थी कि डिफेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी पे जाकर अटैक ही करेंगे। डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने का मतलब ये भी होता है कि आप दूसरे को बताएंगे कि हमारे पास भी इस टेक्नोलॉजी है, तुम हमसे डरो, ठीक है, चलेगा। अब हम बात करते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी ऐसा व्हीकल जिसमें इंसान नहीं होता। इसको कई नाम से जानते हैं, इसको रिमोटली पायलटेड व्हीकल भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ रिमोटली पायलटेड व्हीकल, इसमें इंसान नहीं होता है, इसको अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहते हैं। इसको पीटीए के नाम से जानते हैं, पीटीए का तो पूरा नाम यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज पायलटलेस टारगेटेड एयरक्राफ्ट, इसको हम पीटीए के नाम से भी जानते हैं। तो पीटीए में दिस इज पायलटलेस टारगेटेड एयरक्राफ्ट। 3 स्पेशल अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, एक लक्ष्य है, एक निशांत है और एक रुस्तम है, जो कि अगले पीपीटी में आपको मिलेगा। रुस्तम नहीं है, लिखा होगा रुस्तम नहीं है, तो 3 है, एक और है रुस्तम है ना, रुस्तम। फिलहाल ये बहुत सारे यूएवीज के नाम है, पर मैं आपको 3 ही बोलूंगा, दैट यू रिमेंबर, निशांत, लक्ष्य, रुस्तम। और यूएवीज को ऐसे यूएवीज होते हैं जिसमें पायलट नहीं होता है, तो इसमें किसी पायलट की जान जाने का खतरा नहीं है। इस तरह की चीजों को हम स्पाई पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर हम इनको ड्रोन्स बना लेते हैं तो अच्छा खासा सर्विलेंस या स्पाई पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। लादेन को
जो पाकिस्तान में घुसकर अमेरिका पता करता है और मारता है और ले आता है, वो सब यूएवीज और ड्रोन की मदद से करता है। और यूएवीज अमेरिका के ऊपर बहुत एडवांस है, जिसके बारे में आपको पीछे भी बोल चुका हूँ। आपको पता होगा कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान से यूएवीज की डिमांड करता है, अमेरिका नहीं दे रहा है। इंडिया हमेशा अमेरिका से यूएवीज मांगता है। अच्छा, ये कुछ है चीजें ध्यान रखिए। भारत में कुछ ड्रोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, और ड्रोन पर एक क्वेश्चन आपके पेपर में 2020 पर भी आया था, और जो क्वेश्चन आया था आपके प्रीलिम्स में वो सिविलियन ड्रोन पर आया था, आपको पता होगा। उनमें उन्होंने पूछा था कि हम पेस्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, सही लिखा था, पेस्टिसाइड स्प्रे वाला क्वेश्चन सही लिखा था। दूसरा उन्होंने पूछा था वॉल्केनो के जो क्रेटर बेटर होते हैं उसको देख सकते हैं ना, वो भी ठीक है, वो भी संभव है। और तीसरा उन्होंने वेल मछली के बारे में पूछा था। जो वेल मछली होती है, वेल फिश जो होता है, वो जब ऑक्सीजन छोड़ता है तो बहुत तेजी से क्या होता है, वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हवा में सस्पेंड होते हैं, उसके साथ उस वेल मछली के सेल वेल भी आते हैं, सैंपल ऑफ वेल, जो स्नाउट्स वगैरह होते हैं ना, जो छोटा भाई ऐसा होता है। वेल मछली जब पानी जब हवा छोड़ता है, ऊपर बाहर पानी आके बहुत तेजी छोड़ता है, तो सारे के सारे ड्रॉपलेट्स हवा में आते हैं, जिसमें वेल के सेल्स भी आते हैं, वो सैंपल भी हम ऊपर से ड्रोन से ले सकते हैं। इससे क्या होता है आपको बताओ। ये फिलहाल वहां जो क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, सारे के सारे ऑप्शन सही थे। मेरे बच्चों ने ये 2 आंसर तो आसानी से सोच के मार दिए थे। वेल वाले में काफी कंफ्यूजन, ये कैसा हो सकता है, ठीक है। ये वैसे आपको बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, ये मुझे भी नहीं पता था जब ये क्वेश्चन पेपर आया है, तो मैंने देखा फिर, लेकिन वहां पर ऑप्शन के हिसाब से बना सकते थे। किसी ऑप्शन में 1 2 था, किसी में है ना 1 3 था, किसी में 2 3 था, तो पक्का ये समझ में आ रहा था कि 1 2 3 वाला ऑप्शन भी एक में था, ठीक है। ऐसे था या मतलब आंसर से बना रहे थे, ठीक है, लेकिन लॉजिकली आप नहीं बना पाते। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप एलिमिनेशन करके बनाते हैं, ठीक है। तो कई बच्चों ने होशियारी कर ऐसा कर दिया। ज्यादातर आपको मैं बताऊं ऐसा केसेस में, फिलहाल हमको बोलना नहीं चाहिए, अध्यापक है, लेकिन जहां पर आपको साइंस टेक मिलेगा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, एक बच रहा है तो फिर वो भी ठीक है। 90% केसेस में सही हो जाता है। हम ना तो कुछ बोले हैं, आप ना तो कुछ सुने हैं, लेकिन एग्जाम में जाते समय होशियारी भी रखनी पड़ती है, ठीक है। ध्यान रखिए, एग्जाम में जाते समय होशियारी भी रखनी पड़ती है। आपको लास्ट में सिखाऊंगा कि 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कैसे बनाएंगे, 10 क्वेश्चन ऐसा कैसे बढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा कैसे बढ़ाएंगे, जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। एलिमिनेशन प्रोसेस लास्ट मोमेंट में आपको ये सब चीजें लाऊंगा कि कैसे आप 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं अपने पेपर में। ओके, कैसे आप 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं अपने पेपर में। और अगर आप 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ा लिए, 30 35 पर आ गए, आने लगे 40 में आने लगे, 10 बढ़ा लिए 50 हो गया, 45 मिनट जा रही है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। 2015 में क्या होता है, 2015 में ये सब चीजें हम आपको बताएंगे, सब जो हम खुद सीखे हैं, ठीक है। 2015 में क्या होता है, मुंबई पहला ऐसा शहर बनता है जहां पे मार्गेरिटा पिज्जा की डिलीवरी किससे होती है, मार्गेरिटा पिज्जा की डिलीवरी होती है किससे, ड्रोन से, ठीक है। 2021 वाला सिविलियन ड्रोन आपको बता ही दिया है। देखिए गलती से मैंने मिटा दिया, वो मिटाना नहीं चाहिए था, है ना, वो देख लीजिएगा, उसमें मैं लिख देता हूँ। उसमें 3 ऑप्शन से, एक था आपका क्या था, स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड्स, स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड था, है ना, आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरा जो था वॉल्केनो का क्रेटर था, और तीसरा वेल मछली वाला था, ठीक है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा, क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। सिलेंडर 2012 21 2020 फिल्म्स, ठीक है, क्रेटर, ठीक है। तो ये मुंबई में बाद में फिर वही देखो, अमेजन वालों ने कहा भाई हमको भी चाहिए मुंबई बेंगलोर में सामान देने के लिए, बाद में बोला कि मैं ये सब नहीं चलेगा, सिविलियन ड्रोन के लिए सेफ नहीं है, कहीं कुछ किया जाएगा पानी फिर गया तब, है ना, ऊपर कहा पुलिस पेट्रोलिंग करेगी, क्या करेगी। 1999 में कारगिल के समय में भारत ने एक ड्रोन का यूज किया था, कैनबरा PR-57 एयरक्राफ्ट, ये इजराइल से लिया था, लेकिन होमिंग पिजन मिसाइल जो था पाकिस्तान का, मार के गिरा दिया था, तो ये हमारा चला गया था, ये नुकसान हो गया था, ठीक है। बाद में फिर हम लोग इजराइल से कहा दूसरा दीजिए। हम यही बोलना चाह रहे हैं, हमारे पास यूएवी या ड्रोन अच्छे किस्म के नहीं है। सुनने में ये आ रहा है, जो अभी एक यूएवी था जिसका नाम था लक्ष्य, भारत इसको और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, और भविष्य में भारत इसको एज अ ड्रोन की तरह यूज करने की बात कर रहा है। तो भविष्य में यह हो सकता है ड्रोन की तरह भारत इसको यूज करे। ये लक्ष्य निशान के बाद देखिए, लक्ष्य लिखा है, इट कैन बी ए टारगेटेड ड्रोन, पीछे बता रहे थे, आगे आपको मिल गया। कुछ हेलीकॉप्टर के नाम ऊपर से सुन लीजिए, फिलहाल ये सब क्वेश्चन आते नहीं है। जैसे रुद्रा है ना, कामव है, रुद्रा भारत का है, कामव रशिया का है, ध्रुव जो है वो भारत का है, ठीक है, ध्रुव जो है भारत का है, चीता लेंसर ये सारे के सारे भारत के हैं, चेतन सारे इंडिया के हैं, और इसके बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। सुनिएगा, 3 कैटेगरी के हेलीकॉप्टर मिलते हैं, एक जो अटैक करते हैं, एक जो यूटिलिटी वाले होते हैं, एक जो होते हैं जो काउंटर इंसर्जेंसी होते हैं। तो पहले तो आपको बताऊं कि ये अटैक वाले क्या होते हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा, वार हो रहा, वहां पे यूज करेंगे। यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का होता है, कहीं मान लो बाढ़ आ गया, कहीं कोई डिजास्टर हो गया, वहां लोगों को उठा के लाना है, वहां पे मान लो पानी की बोतल गिरानी है या पानी का पैकेट गिराना है, खाना गिराना, वो यूटिलिटी होगा, ठीक है। और वहीं तीसरे केदारनाथ वाले एरिया में बाढ़ आ गया, कुछ उस तरह दिक्कत हो गई, तो वहां पे यूटिलिटी जाएगा। काउंटर इंसर्जेंसी क्या है, कहीं पे मान लो टेररिस्ट अटैक हो गया, कहीं पे मान लो कोई नक्सलाइट अटैक हो गया, उन एरिया पे काउंटर इंसर्जेंसी होगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और ये वाले पार्ट को जानने की जरूरत नहीं है, इनका स्टेटस क्या है, ठीक है, इस पार्ट को मत जाइएगा, इनका स्टेटस क्या है, सिर्फ ये पार्ट और ये पार्ट ही ध्यान रखिएगा। इससे ज्यादा आपको यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत है, ये पार्ट और ये पार्ट, नथिंग मोर, ठीक है। अब बात करते हैं पिनाका के बारे में। देखो पिनाका जो है, इसको MBRL के नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अभी पिनाका में कुछ करंट अफेयर्स भी आए हैं, जिस पे कुछ वीडियो में आपको बताऊंगा जल्दी ही। पिनाका जो है एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ये ऐसा रॉकेट लॉन्चर है जो कारगिल के समय इसका बहुत यूज किया गया था। जब भी पिनाका आता है, कारगिल का नाम जरूर आता है ना। पिनाका असल में होता क्या है कि जो पाकिस्तान होता है वो ऊपर होता है हिली एरियाज पर, हम लोग जो होते हैं कारगिल के तरफ, है ना, हम लोग नीचे होते हैं, तो नीचे से ऊपर वार करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वहां पे पिनाका रॉकेट लॉन्चर की मदद से हमने बहुत सारा यूज किया था, ठीक है। और इसको काफी हद तक जीतने में काफी हद तक पिनाका की मदद, इसलिए पिनाका कभी भी आता है तो कारगिल का नाम सबसे पहले आता है। देखिए ये देखिए कारगिल वाला आएगा। रेंज होता है तकरीबन 39 to 40 किलोमीटर,
ठीक है, 39 to 40 आराम से यूज, इसको MBRL कहते हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। एक साथ कई रॉकेट्स को अपने ऊपर लोड कर सकता है, एक साथ अपने ऊपर कई रॉकेट को लोड कर सकता है और कई डायरेक्शन से। अभिमन्यु नहीं चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, चारों लड़ाई करते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह ये भी फाइट करता है। SU-30 2010 के मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 2010 में मेंस में आया हुआ है। ये ट्विन इंजन है, मल्टी रोल मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, सुखोई एविएशन कॉर्पोरेशन जो रशिया का उसने बनाया है। 2 सीट होते हैं इनमें, ऑल वेदर एयर टू एयर, एयर टू सरफेस मिसाइल भेज सकते हैं, ये सारा का सारा है, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं। आवाज सिस्टम के बारे में बात करता हूं, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंप्यूटेशनल सिस्टम। ये एक तरह का रडार सिस्टम है, लेकिन हम इंडियन रडार यूज करते हैं। जो इजराइल होता है, इजराइल जो होता है वो अवाक यूज करता है, और उस अवाक का नाम जो हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फाल्कन। सीधे ही बता देता हूँ, सिर्फ 3 कंट्री के पास अवाक है, एक जिसने खुद बनाया है इजराइल, दूसरा हमारा प्यारा देश भारत, और तीसरा चीन, ठीक है। पाकिस्तान और चाइना ऑलवेज डिमांडिंग इट। अब बताता हूँ इसका फायदा क्या। असल में क्या होता है, जब कोई एनिमी कंट्री आपकी तरफ आता है, ध्यान दीजिएगा, यही से समझा देता हूँ, पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जब कोई एनिमी कंट्री आपकी तरफ आता है अटैक करने, तो हमेशा वो किस कंडीशन को देता है, कौन सी कंडीशन हमारे लिए बेटर है किसी एनिमी कंट्री पर जाकर अटैक करने के लिए। एक, जब वेदर इज नॉट गुड, व्हेन वेदर इज नॉट गुड। पहला तो कंडीशन है जब वेदर अच्छा नहीं है। जब वेदर अच्छा नहीं होता उस केसेस में किसी कंट्री का रडार सिस्टम उस एयरक्राफ्ट को, फाइटर प्लेन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, पहली चीज। और दूसरा क्या होता है, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अगर आपने काफी मूवी देखी होगी तो आप जानते होंगे, जब भी किसी कंट्री का फाइटर प्लेन आपकी तरफ आता है लड़ाई करने, बम गिराने, तो बहुत ज्यादा नीचे जमीन से चिपक कर आता है ताकि रडार उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए। इन सब सर्कमस्टांसेस में जब वेदर अच्छा नहीं है, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ रहा है, लड़ाई, लड़ाकू विमान हमेशा देखिए पृथ्वी के काफी नीचे से टच करके आते हैं, नीचे से आते हैं। अब समझ में आ गया क्यों आते हैं, ताकि रडार उनके लोकेशन को आइडेंटिफाई ना कर पाए। इन सब केसेस में फाल्कन एक अच्छा ऑप्शन होगा। सो जो इस तरह के फाइट, और आपको पता है जो नई जनरेशन की फाइटर प्लेन है, आपको मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, है ना, सुनिएगा, है ना, सन्नी देओल कितना भी चिल्ला लें, साफ साफ सुनिएगा, है ना, सन्नी देओल कितना भी चिल्ला लें, लड़ाई तो जैकी श्रॉफ से ही जीतिएगा। कितने बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, जरा आंसर दीजिए। कितने बच्चे इस ऑप्शन को समझ गए हैं, आंसर दीजिएगा। कितने बच्चे इस आंसर को समझ गए, फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। कितने बच्चे इस आंसर को समझ गए हैं कि लड़ाई आप कितना भी कर लीजिए, चिल्ला लीजिए, जीतिएगा तो आप किसकी मदद से, जीतिएगा तो आप हाँ जैकी श्रॉफ की मदद से। सीधी बात आप समझ गए होंगे। सर आप जो बॉर्डर मूवी की स्टोरी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम वो समझ रहे हैं। उस जमाने में जो था, आर्मी की वजह से लड़ाई हुई थी, लड़ाई आर्मी ने ही हम लोग को जिताया था। लेकिन अब जो नई जनरेशन है वो फाइटर प्लेन की चल रही है, और नई जनरेशन फाइटर प्लेन की चल रही है। हमें अपने एयरक्राफ्ट को और ज्यादा इंप्रूव करना होगा। देखिए, हम इज्जत सबकी करते हैं, आर्मी नेवी सबकी, है ना, जिससे घर में लोग जाते हैं उन्हीं को समझ में आता है। हम आप तो बैठ के सिर्फ पॉलिटिक्स करना जानते हैं, ठीक है, ठीक है। भारत माता की जय व्हाट्सएप और फेसबुक पे देता है, रियल टीम भारत माता कहाँ होती है वो लोग जानते हैं। -5 डिग्री जो खड़ा रहता है, ठीक है, सुनिएगा। तो वही हम कह रहे हैं कि हम रिस्पेक्ट सबकी करते हैं, आर्मी नेवी, बता रहे हैं कि नए जनरेशन के हिसाब से हम लोग को एयरफोर्स को और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। चलिएगा, ये समझ में आ गया। आवाज पूरा जल्दी बोल दो भाई, खट 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 आंसर आना चाहिए। स्टेल टेक्नोलॉजी आ जाइए। हाँ, ग्रेट एग्जांपल सर, बहुत बढ़िया, है ना। चलिएगा, तो बॉर्डर मूवी, इसका मतलब तुम लोग अच्छी मूवी देखते नहीं, तुम लोग, है ना, फालतू तुम लोग गए गुजरे लोग, तुम लोग पता नहीं क्या करते तुम लोग, ठीक है। चलेगा, अब आते हैं हम लोग, चलेगा स्टेल टेक्नोलॉजी बात करते हैं। स्टेल टेक्नोलॉजी को मैंने अभी पीछे आपको बोला था कि 4.5 जनरेशन फाइटर प्लेन में इसके बारे में बात हुई थी। इसको हम लोग लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, एलओ टेक्नोलॉजी। सो वी आर कॉलिंग देम एज अ लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी, एलओ टेक्नोलॉजी। अच्छा, आप में से कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास मेरे सारे पीडीएफ है, जिनके पास मेरे सारे पीडीएफ हैं, जो मैंने पढ़ाया है A to Z, यू हैव ऑल एंटायर पीडीएफ ऑफ माय क्लास? कोई ऐसा विद्यार्थी है? ओ माय गॉड, जब से मैंने पढ़ाया है तब से लेके आज तक का पूरा पीडीएफ है। मुझे अपनी क्लास का पूरा पीडीएफ चाहिए जो मैंने क्लास में दिया है। कोई बच्चा मुझे दे सकता है? रात तक दे दो, रात तक दे दो, रात तक दे दो। है, कुमार के पास है, जो कि मुझे उसको ना वो जो ऐप है उस पर अपलोड करना है। मेरे पास है ही नहीं, मुझे पता नहीं इधर कहाँ गायब हो गया। कौन दे सकता है? आई विल सेंड यू। हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना कुमार, मैं दे रहा हूँ 6306 416191। इस पर मुझे भेज देना सारा का सारा, अलग अलग करके पीडीएफ भेज देना। सर आपकी बुक इन्वायरमेंट और साइंस टेक अभी परचेज कर लें? साइंस टेक कर लो, साइंस टेक कर लो, साइंस टेक की 5th एडिशन लेना। इन्वायरमेंट की वेट करो, इन्वायरमेंट वेट। अरे मैंने कोई छुपाया थोड़ी, मेरा नंबर हर किसी के पास, गूगल करोगे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, हमने भी नोट किया कि मेरा नंबर हर किसी के पास है, 6306 416191 पे भेज दीजिएगा, मुझे दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, मेरा नंबर हर किसी के पास है। अच्छा, आप एक बात है, स्टेल टेक्नोलॉजी को हमने क्या बोला था, लो ऑब्जर्वेबल। खत्म करते हैं, 5 मिनट टॉपिक और बचता है, जाइए आराम से, आज खत्म है ना, फिर 5 मिनट हम आपसे थोड़ी बात करेंगे। स्टेल टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज अ लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी। मैंने अभी आपको बोला था ये ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जैसे किसी फाइटर प्लेन को, है ना, एक मिनट, ये ऐसी टेक्नोलॉजी होती है स्टेल टेक्नोलॉजी,
स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे आप किसी फाइटर प्लेन को, किसी मिसाइल को, किसी सबमरीन को, यू पीपल कैन मेक इट इनविजिबल। किसके सामने? इन फ्रंट ऑफ रडार एंड सोनार सिस्टम। आप रडार प्रणाली और सोनार प्रणाली के सामने किसी भी फाइटर प्लेन वगैरह को आप इनविजिबल कर देते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही खतरे वाली बात हो जाती है, ठीक है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं। दो तरीके से होता है, एक नॉन मेटालिक एयर फ्रेम होता है, एक नॉन मेटालिक एयर फ्रेम होता है, एक इसको नॉन मेटालिक एयर फ्रेम कहते हैं। और दूसरा जिसको कहते हैं रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल। दूसरा होता है दोस्त रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल। कैसे होता है? देखो मान लो ये एक रडार है, मान लो दोस्त ये एक रडार सिस्टम है, मान लो दिस इज अ रडार सिस्टम। ये एक रडार सिस्टम है जो लगा हुआ है, एक रडार सिस्टम है जो लगा हुआ है, रडार सिस्टम है। ये मान लो कोई प्लेन आ रहा है, ये मान लो कोई प्लेन आ रहा है, ठीक है। होता क्या इधर देखो, है ना, होता क्या है, जो रडार होता है वो रेडियो वेव्स भेजता है। रेडियो वेव्स किधर जाता है? चारों तरफ जाता है। आई होप यू नो वेरी वेल। तो किसी तरफ जो एरोप्लेन होता है उधर की तरफ जाता है, और एरोप्लेन जो होता है वो मेटल का बना होता है। कोई मिसाइल जो होता है वो, ये मिसाइल कोई आ रहा है ना, मिसाइल कोई आ रहा है, तो मिसाइल की चीजें क्या होती है? ये सब मेटल की बनी होती है। जब वेव्स यहाँ पे जाता है, यहाँ से लौट कर आता है, रिफ्लेक्ट होकर। तो जब लौट कर आता है तो इनका लोकेशन पता चल जाता है, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ जब इसे टकराता है, लौट कर आता है, तो इनका लोकेशन पता चल जाता है। ओके एवरीवन, इसी वजह से ऊपर एयरबोर्न ऑब्जेक्ट का पता चल जाता है। अगर हम इसको मेटल का ना बनाकर कुछ फाइबर का बना दे, कार्बन फाइबर किसी चीज का बना दे, तो कार्बन फाइबर वगैरह से क्या होगा? मेटल नहीं है, तो जो वेव्स रेडार का रेडियो वेव्स निकलेगा वो इसको पार करके बाहर निकल जाएगा, इसको पार करके बाहर चला जाएगा, तो लौट कर नहीं आएगा। तो नॉन मेटालिक एयर फ्रेम से रेडार के रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होकर नहीं आएंगे, तो लोकेशन पता नहीं चलेगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल क्या होता है? कहीं कहीं ये बोला गया है कि अगर हम इसके चारों तरफ कुछ केमिकल की कोटिंग कर दें, समझो कुछ केमिकल की कोटिंग कर दें, और ये ऐसे केमिकल है जो रडार के वेव्स को ले जाके एब्जॉर्ब करके अपने सरफेस पर रख लेते हैं, तो जब एब्जॉर्ब करके सरफेस रहेगा तो लौट के नहीं आएगा, तो इनकी वजह से भी पता नहीं चलेगा। तो ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसकी वजह से चाहे रेडियो वेव्स हो, है ना, रेडियो वेव्स हो जो रडार से निकलते हैं, या तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स हो, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कहां से आते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स आते हैं सोनार सिस्टम से। सोनार सिस्टम होता है जो वाटर बॉडी के अंदर ऑब्जेक्ट का पता लगाता है, रडार वो होता है जो हवा में ऊपर एयरबोर्न ऑब्जेक्ट का पता लगाता है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें आप समझ रहे हैं। जल्दी बोलो सर, एकदम समझ में आ गया तो। बट सर ऐसा तो हर कंट्री कर सकता है ना, इस टेक्नोलॉजी को यूज नॉन मेटालिक बॉडी यूज करके। इतना आसान नहीं है दानिश, इतना आसान नहीं है दोस्त, है ना, इतना आसान नहीं है, ठीक है। हर किसी के पास होता तो आज भारत के पास भी होता। अभी किसी बच्चे ने पूछा सर क्या हमारा तेजस भी 4.5 है, तो हमारे पास भी है, तो मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। ये पेपर रिमेंबर इट। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। आज मेरा 1 मिलियन होगा। क्या 1 मिलियन होगा यार? तुम हमारे पर भविष्यवाणी कर देते हो। 1 मिलियन क्या हो जाएगा? अच्छा वॉच मिनट 1 मिलियन। ओहो, अरे वाह सर, आज आपका 1 मिलियन होगा 970 के। अच्छा, पार्टी बनती है फिर। अच्छा, फॉलोअर्स तो बढ़े ही नहीं है, चलो, है ना, अभी चलो चले, है ना। ये सब देखो हम लोग भी किस, है ना, मिथ्या वाली जिंदगी में आगे फॉलोअर बढ़ा रहे हैं, बिलियन बढ़ा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अब बेटो इलेक्शन लड़ा, एक वोट नहीं मिलेगा, एक नहीं, ये हमारे फॉलोअर हैं, ये एक को फॉलोअर नहीं है, तुम लोग को पता नहीं है। हम लोग इसी फील्ड दुनिया में आजकल बिजी हो गए हैं, और यही चीज हम लोग को अच्छा लगने लगा है, ठीक है। हमको तुम लोग बोलते लगता है अच्छा हो रहा है क्या कुछ, है ना, बताओ, यही हमारी जिंदगी है। चलो छोड़ो फालतू बात, ठीक है। चले बच्चों, फॉलोअर डायरेक्ट टीम के दिखाएगा सर, पता नहीं दुनिया के है। चलो अभी तो, है ना, मिथ है सब, एकदम सही है। डेविल, है ना, डेविल तुम भूत बन के है। चलो अच्छा, नॉन मिडल ले गया फिर रडार एज मटेरियल, मैंने आपको समझा दिया। आप सब जानते हैं नॉन मिडल लेगर दोनों क्या होती हैं, अच्छी तरह आप समझ चुके हैं। मुझे एनोटेशन और विदाउट एनोटेशन दोनों दे देना। जो भेजना पहले एनोटेशन वाला भेज देना, उसके बाद सारा विदाउट एनोटेशन वाला भेज देना, ठीक है, चलेगा। इधर आओ, है ना। अच्छा, एंटी सैटेलाइट वेपन्स आपको बता रखा है, ठीक है। मिशन शक्ति, इंटरसेप्टर आपको बता, अगेंस्ट कमिंग मिसाइल, ठीक है। ये देखो सोनार सिस्टम पे सुनो, सोनार सिस्टम क्या होते हैं भाई? जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की मदद से, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव की मदद से वाटर के अंदर के ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, हम लोग इसका यूज करते हैं, शायद आप जानते हैं। ओके, वाटर के अंदर का ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है, चलेगा। इससे आप सबमरीन्स वगैरह का पता लगा, जैसे कौन कौन से कुछ नाम है, अप्सा है, हुमवद है, हुमसा है, नगन है, पंचेंद्रिय। एक बार ये नाम ध्यान रखना बस, ये सब चीजें आनी नहीं चाहिए यूपीएससी से कंसेप्चुअल। क्या पता स्टेट टू स्टेट डेवरो कहीं आ जाए, बट आना नहीं चाहिए। अच्छा, एक और भी एयरबॉर्न सोनार है जो एयरबॉर्न ऑब्जेक्ट का भी पता लगा लेता है। मेहर ऐसा सोनार है जो एयरबॉर्न ऑब्जेक्ट का भी पता लगा लेता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एयरबॉर्न ऑब्जेक्ट का भी पता लगा लेता है। यहीं पे कुछ चीजें और बात कर लेते हैं। टॉर्पीडोस क्या होते हैं? देखो ऊपर जो लड़ाई होती है ना, ऊपर की लड़ाई के लिए होता है क्या? ऊपर की लड़ाई के लिए मित्र होता है वो
मिसाइल जमीन के ऊपर, और पानी के अंदर के लिए होता है टारपीडो। एक लाइन में कोई पूछे टारपीडो क्या है तो ध्यान रखना अंडर वाटर मिसाइल, रट लो इसको। टारपीडोज अंडर वाटर मिसाइल, पानी के अंदर जो सबमरीन्स होते हैं व्हेन दे आर फाइटिंग विद द अदर वन, तो उसको हम बोलते हैं अंडर वाटर मिसाइल। उसको हम क्या बोलते हैं? अंडर वाटर मिसाइल। ठीक है, अब देखो कुछ अंडर वाटर मिसाइल के नाम है, वरुणास्त्र है, तक्षक है, साइना भी होगा, साइना है, ये सब इंडिया के पास जो है वो छोटे छोटे क्या है, ये सब टॉर्पीडोज है। इसे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ओके, और समझना। किसका नाम चेंज करना है जल्दी बताओ भाई, टीम को रिक्वेस्ट भेजो, हेल्प में नाम चेंज हो जाएगा। अच्छा चलो, अब हम लोग ना कुछ एक्सरसाइज की बात करते हैं। 2 मिनट और है, 2 मिनट और सुन लो। अब भारत ने कई कंट्री के साथ मिलकर अपनी एक्सरसाइज करता है। फिलहाल आपको बताऊं तो जो नया पैटर्न 2011 से 2021 तक है ना, नॉट सिंगल क्वेश्चन, नॉट इवन सिंगल क्वेश्चन केम फ्रॉम दिस एक्सरसाइजेस में। आज तक 11 साल से कुछ नहीं आया, लेकिन बिफोर 2011 है ना क्वेश्चंस के, उसके पहले आया है। ठीक है, नए पैटर्न में आज तक नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं ला दिया, एक बार ऊपर ऊपर से देख लो। बहुत सारे नेवी के ज्वाइंट एक्सरसाइज जो इंडिया के साथ किसी किसी कंट्री के होते हैं। ठीक है, जैसे वरुणा है, स्लिनेक्स है, इंद्रा है, मालाबार है, सिम्बेक्स है, इप्समर है, कोनकन है, ऑसेंडिक्स है, सैयब का जिना, इतना नाम कोई रटने की जरूरत भी नहीं है, मरने की जरूरत नहीं है। ये दलदल है, फालतू काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे वरुणा है नेवल एक्सरसाइज है, किसका? इंडिया और फ्रांस का। जैसे स्लिनेक्स है, किसका? श्रीलंका इंडिया का। ओके, इंडिया श्रीलंका का है। ठीक है, एक्सरसाइज है, कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर एक बार नाम जरा देख लेना बस, थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि असल में देखो हम थोड़ा रामायण और महाभारत बहुत पढ़े हुए हैं, ये सब थोड़ा हम बताएं। तो रामायण में क्या था कि हनुमान जी है ना गए थे लक्ष्मण का वो लेने, जो लक्ष्मण मूर्छित जी हुए थे तो उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे। तो अब भगवान लक्ष्मण हनुमान जी को बहुत ज्यादा पता है संजीवनी बूटी कहाँ है, तो हनुमान जी का जितना ताकत था उतना वो पहाड़ लेकर आए थे, उतना वो पहाड़ लेकर आए थे, उतना पहाड़ लेकर आए थे, क्योंकि दोबारा फिर वो जाकर मेहनत नहीं करना चाहते थे कि मान लो गलती से संजीवनी बूटी जगह कोई और बूटी आ गया था, तो वो जितना भार ले जा सके उतना ले गए। वही हम तुमको भी कह रहे हैं कि अगर हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं तो ठीक है, कर लेंगे, नहीं कर पाते हैं तो छोड़ देंगे, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर चांस बहुत कम है कि इस पहाड़ पे संजीवनी बूटी होगी। आपको समझाना था, मैंने समझा दिया इनडायरेक्टली। ठीक है, चलिएगा। हाँ, तो बाकी कोचिंग वाले ये सब कुछ नहीं आता, हम फालतू बात, इसीलिए हम तुम लोग को बता रहे हैं क्वेश्चन पेपर नहीं दोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। हम लोग पहले दिन से क्वेश्चन पेपर में लगे हुए हैं। अब इसी एक्सरसाइज में लोग मजे ले रहे हैं। ठीक है, 3 दिन गुजर जाता है ना। सैटेलाइट क्यों नहीं गिरता, क्या क्या चीजें, सब बात ही नहीं हो रही है। IoT पे बात ही नहीं हो रही है, नेट न्यूट्रलिटी पे बात ही नहीं हो रही है, डेटा लोकलाइजेशन पे बात ही नहीं हो रही है, श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट पे बात ही नहीं हो रही है, करंट अपडेट से बात ही नहीं हो रही है, 4D प्रिंटिंग, ऑर्गन प्रिंटिंग पे बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, टेलीविजन में क्यूलेट किया गया, कोई बात ही नहीं कर रहा है। ओलेट पेपर में आ गया 2018 में, फिर भी क्यूलेट नहीं पढ़ा जा रहा है। दिक्कत ये हो रही है, पेपर पता होने के बाद ही पेपर की पढ़ाई नहीं हो रही है। चलेगा, ठीक है, और आप लोग भी मजे ले रहे हैं। ठीक है, इधर देखिए, ऐसे एयरफोर्स भी है, इंद्रधनुष है, रेनबो है, गरुड़ा है, एविया इंद्रा है। ठीक, एविया इंद्रा है। ज्वाइंट एक्सरसाइज में इंडिया का, जैसे ये अलग इंडिया यूके का, एयरफोर्स का है। गरुड़ा इंडिया फ्रांस का, एविया इंद्रा इंडिया रशिया का है। आर्मी के बहुत सारे, मित्र शक्ति, हैंड इन हैंड शक्ति, दिखाता हूं शक्ति, नोमैटिक एलिफेंट, युद्ध अभ्यास, सूर्य किरण, लेमाइट, प्रबल दशा, ये सारे के सारे आर्मी के। ठीक है, ये सारे के सारे आर्मी के। ठीक है, ये सारे के सारे आर्मी के हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका डिफेंस रहा। द एंड आगे लिखा है, द एंड थैंक यू। ठीक है, द एंड थैंक गॉड। ठीक है, ठीक है, चलेगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि सिर्फ काम की चीज हो, बकवास नहीं। आप सुनिए, अब सुनिए, पूछ रहा हूं, सुनिए, आप सुनिए, करना क्या है। टुडे इज द 20 व्हाट, टुडे इज 25 जनवरी। आपके पास 6 डेज का टाइम है। ठीक है, अब आप हमसे मिलेंगे 1 फरवरी को। मैं भी थोड़ा यूट्यूब पे कुछ क्लासेस उनको मैं पूरा कर लूं, मेरे पास भी टाइम थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप यूट्यूब फॉलो करते रहिए। यूट्यूब पे मेरे सारे करंट अपडेट्स यहाँ पे नहीं हो पा रहे हैं, वहां पे कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे डिस्कशन होंगे जो मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा। 3D प्रिंटिंग छोड़ दूंगा, 4D प्रिंटिंग छोड़ दूंगा। अभी आज ही तो पढ़ा रहा हूँ, कल ही तो 4D प्रिंटिंग में मैं ऑनलाइन आने वाला हूँ। ठीक है, छोड़ दूंगा, नहीं कराऊंगा। ठीक है, आप भी जानते क्यों नहीं कराऊंगा। आप टेलीग्राम पे हैं तो आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, कल 4 क्लास है मेरी। ठीक है, अच्छा, और सुनिएगा, अब आप क्या कीजिए, आपका एनर्जी हो गया है, आपका स्पेस हो गया है, आपका ICT हो गया है, और आपका डिफेंस हो गया है। 4 हो गया। इन चारों पर यूपीएससी के जितने भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन आए, सब लोग चुप चुप सुन लीजिए, चुपचाप सुन लीजिए, नहीं तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं। और हम बता रहे हैं आपको, मेरा आशीर्वाद नहीं है, फिर श्राप लगेगा। साफ साफ सुन लीजिएगा। ठीक है, हाँ, श्राप लगेगा, बता रहे हैं। प्रीलिम्स का जितना क्वेश्चन है 2011 से उठाइए और 2021 तक सारे क्वेश्चन पीटी के इन 4 चैप्टर के लगा लीजिए। और मेंस में जितने भी क्वेश्चन आए 2013 से उठाइए और 21 तक जितने क्वेश्चन आए लगा लीजिए, ताकि अगली बार जब आप आइए मेरे सामने बैठिए, कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछिए। अच्छा, कैसे लगाइएगा हम आपको बताते हैं, कैसे लगाइएगा हम आपको आसान कर देते हैं। आपके पास मेरा साइंस एंड टेक का हर किसी के पास मस्ट है, 5वां एडिशन का बुक है, बिल्कुल होगा।
बिल्कुल है, सबके पास है ना, थता थता वाली सबके पास है। आप उसी में से जाइए, हर चैप्टर के बाद जो चैप्टर के अंदर इंडेक्स बना है उसी टॉपिक और वही पढ़ाया गया है, वही जो उस किताब में है, क्योंकि वही लिखा गया है, वही पढ़ाया गया है। भाई ऐसा है, कुछ लोग हमको कहते हैं कि है ना सर अपनी किताब पढ़ाते हैं, तो ठीक है सर अपनी किताब पढ़ाते हैं, तो आप बताइए हम आपकी किताब पढ़ाएं? आप बताइए हम आपकी किताब पढ़ाएं या कोई और किताब पढ़ाएं? अरे भाई किताबुआ में जो पढ़ाया जो आएगा वही तो लिखा गया है, तो हम +1 कुछ और पढ़ाएंगे। बस दिक्कत यह है कि किताबा चीज नहीं समझ में आती, हमारी क्लास में समझ में आ जाती है, हमारे पढ़ने वाली किताब और समझ जाती है। आप क्या सोचते हैं? दिक्कत आपके साथ क्या है ना, सबसे बड़ा घटिया आपका क्या है, कोई कुछ भी कहता मान लेते दिमाग में नहीं लगाते हैं। अरे भाई अगर हम किताब में कुछ और लिखे हैं और पढ़ा कुछ और रहे हैं, तो फिर हम वो लिखे क्यों है जो वहां लिखे हैं? फिर प्रॉब्लम क्या है, टीचर पढ़ाता कुछ है, किताब रिकमेंड कुछ और करता है, क्वेश्चन पेपर में आता कुछ है, ये चाहिए? या टीचर वही पढ़ाता है जो पेपर में आता है सिलेबस में, उसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर वो चाहिए? आपको चाहिए ऐसी पढ़ाई जिसमें यूनिफॉर्मिटी हो। प्रॉब्लम क्या है, पढ़ाया कुछ जाता है, किताब कुछ और रेफर किया जा रहा है और क्वेश्चन पेपर कुछ और आता है। आपकी तैयारी तो ऐसे चल रही है ना, हमारी तैयारी कह रहे हैं कि ऐसे 3 लाइन खींच लीजिए, पढ़ाया वही जाता है, किताब वही रेफर करते हैं, क्वेश्चन पेपर में एक लाइन में मिल जाए, ये सिलेक्शन हो गया। इसमें क्या होगा, इधर भटक रहे, इधर भटक, इधर भटक, अंत में जाकर आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा किसी एग्जाम में, आप कभी इन नहीं होंगे। तो अब हम आप सबको बोल दिए, किताब हर किसी के पास है, लेना है, सेम अंग्रेजी माध्यम है, सेम हिंदी माध्यम है। आप चुपचाप इन चारों चैप्टर को पेपर सॉल्व कर लीजिए और चारों चैप्टर पक्का कर लीजिए, ठीक है? और सुनो, ये चैप्टर तीनों बड़े चैप्टर थे। अब एक चैप्टर आपको बड़ा मिलने वाला है, बायोटेक, थोड़ा आपको टाइम लगेगा पार्टिकल फिजिक्स में, बाकी आपको कहीं ज्यादा टाइम लगना नहीं है। एआई, रोबोटिक्स, नैनो में जैसे डिफेंस खत्म हो गया ना, कल शुरुआत खत्म हो गया, वैसे ही आपका एआई, रोबोटिक्स और नैनो, ये तीनों का तीनों जो चैप्टर है 3 दिन में खत्म हो जाएगा। एक दिन खत्म। बच्चों समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है, हम यहाँ पे तुम लोगों को ये 4 चैप्टर खत्म कर दें, बहुत बढ़िया से खत्म किए हैं। और एक चीज को आप भी जानते हैं कि मैंने आपको साइंस एंड टेक ही सिर्फ नहीं पढ़ाया है, मैंने साइंस एंड टेक में आपको सोशल स्कीम भी पढ़ाया है, ठीक है? मैंने साइंस टेक में आपको आईआर भी पढ़ाया है, मैंने साइंस टेक में न्यूक्लियर डिप्लोमेसी सारी चीजें पढ़ाई हैं, मैंने सारी चीजें जोड़ी। और याद रखेगा, अभी भी याद रखेगा, है ना, अभी भी ध्यान रखेगा, एक टॉपिक छूटा हुआ है सर, एनर्जी का स्कीम रह गया। देखिए सोचिए जो स्कीम रह गया, ये ध्यान रखेगा, पीछे पढ़कर हमसे पढ़ लीजिएगा। 1 दिन का लेक्चर है वो, 15 दिन के लेक्चर में 1 दिन वही होगा, ठीक है? सोशल स्कीम का सर रह गया, उसको करा दीजिए, ये ध्यान रखेगा। एनर्जी का स्कीम हर कोई याद रखेगा, हम भूल जाएंगे भाई, साफ साफ बता रहे हैं, ठीक है? तो देवाशीष, मैंने एनर्जी स्पेस टेक्नोलॉजी आपके बुक से PQI डन कर लिया है सर। हमको बताओ जो देवाशीष तुम लगाए हुए, तुम बहुत हमारा वो करते हो, हम जान रहे हो हमारे बारे में पॉजिटिव बोलोगे। निगेटिव वाला कोई आओ, हम इससे बात नहीं करना चाह रहे हैं, कोई निगेटिव वाला आवे जल्दी, हम अब चलेंगे भाई। सर शेड्यूल बता देना, 1 फरवरी से क्या पढ़ाएंगे आप? 1 फरवरी से क्या चलेगा? डिफेंस हो गया है ना, पहले एआई, रोबोटिक्स, नैनो करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक खत्म कर देते हैं, 3 दिन में 3 चीज। असम सर वी विल डू इट, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, है ना? मैंने भी कर लिया सर, सारे कितने बच्चों के सारे क्वेश्चन पेपर लग गए हैं? 80% अगर प्लस आपके पेपर लग रहे हैं मेरे पढ़ाने के बाद, आप सही जा रहे हैं। याद रखिएगा, आप लोगों को सिर्फ वही नहीं पढ़ाया गया जो आ रहा है, आप लोगों को वो भी पढ़ाया गया जो आएगा वाला तो क्वेश्चन पेपर नहीं मिला ना, तो अगले साल मिलेगा, ठीक है? अब देखिए आपके पेपर ऊपर में है ना, किताब जो था जून में छप गया है, और पीटी का पेपर अक्टूबर में हुआ। जाकर देखिएगा मिसलेनियस टॉपिक में बीपीओ के दिया हुआ है, सब पेपर से आया है। ये सब बीपीओ पे जो है ना मिसलेनियस से पढ़ाऊंगा, ये सब एक किताब जुलाई में छपा है, जुलाई में, ठीक है? और अक्टूबर में पीटी हुआ था, ये सब क्वेश्चन इसी किताब से दिया है। देखो सब तुम लोग हम दिखा, ये देखो क्वेश्चन खोल के देखो, बीपी आया, ये बीपी देखो, ये बीपीओ पे देखो, दिखा देते कुछ मिला स्क्रीन पे, बीपीए, ये सब क्वेश्चन पीटी में आया है। तुम्हारे क्वेश्चन यहीं से बनता है, बहुत मेहनत करके लिखे भाई किताब, इसलिए इस किताब को कोई रेफर नहीं करता, साइंस टेक का कोई अध्यापक रेफर नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो किताब रेफर करने लगेगा तो जानते हो क्या नुकसान हो जाएगा? उसको सब क्वेश्चन पेपर पर बैठा बच्चों को कराना पड़ेगा। बच्चा पूछेगा तो 2016 में आया मैडम, आप तो कुछ पढ़ाई नहीं हो, ये 2018 में आया सर, तो कुछ कॉपी नहीं कर रहा है सर, तो 2021 वाला भी नहीं बन रहा है, ठीक है सर? ये एनएफसी वाला क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा सर, ये तो 2015 में आया हुआ है। दिक्कत यही है तुम लोग के पास, थक गया, सांस ऊपर नीचे हो गया, लगता है बीपी मरीज ना हो जाए पढ़ा के तुम लोगों को, सिलेक्शन होगा नहीं, ऊपर से कोसोगे हमको, और जाके फिर अगले बार जाके घूम बगैर करंट अफेयर्स आता है, वही पढ़ लो बस, क्योंकि तुमको तो कुछ आता जाता है नहीं पेपर में, है ना? साइंस टेक तो तुम्हारे भरोसे सिलेक्शन हो नहीं रहा है, तो तुम करंट अफेयर्स पे टाल कर बोल दिए हो, ठीक है? चलिएगा, ठीक है। तो हमको लगता है कि 1 फरवरी को हम लोग 5000 सब्सक्राइबर के साथ और अच्छा खासा बैठेंगे आपके साथ। अब बाकी सब्जेक्ट में भी सतर्क हो गए हैं, देखिए कम से कम, चलिए मेरे भरोसे आप लोग, दिमाग खुला, आंख खुला, बहुत अच्छा लगा सर, अब कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़िया रीति, बहुत बढ़िया, ठीक है? 2 मिनट तुम लोग और तारीफ कर सकते हो मेरी, कर लो, चलो आज कर लो, तुम लोग को खुली छूट है, चलो खुली छूट है। हम 1 बज के ऊपर देख लो, 1:50 हो रहा है, 1:55 यहाँ से निकल लेंगे, चलिए कर लो तुम लोग, कर लो, तारीफ कर लो, चलो कर लो तुम लोग, एकदम पीछे ही पड़ गए तारीफ करने, लग चलो कर लो, बहुत बढ़िया सर। बीच में रूटीन चेकअप कर दिया कीजिए, बीपी डिजीज बहुत बुरा है, अरे भाई ले सर, आप तो मुमकिन है, आप हो तो अच्छा, बहुत बढ़िया, कर लो आज मोदी जी होते तो आज सही बता रहे हैं, आज कुत्ता फाड़ के छप्पर से कूद जाते। सर आपकी फर्स्ट लाइव क्लास ले रही हूँ, बाकी सेशन रिकॉर्डिंग ले ली है, लाइव सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला है आज आपके साथ, थैंक यू बच्चा, बहुत बढ़िया खुशी है ना? ओके, और क्या है?
बहुत बढ़िया, थैंक यू। जब मथुरा आए तो बता दीजिए, मथुरा हम आ रहे हैं, वृंदावन हम आ रहे हैं, हमको वहां रहना है, 1 आध 2 दिन रहना है, ठीक है, हम पहले बता रहे हैं। सब प्लीज डाउट बॉक्स, ओहो अच्छा कौन है डेविल, रुक जाओ भाई। Respected sir, a very good evening. This side Dr. Pooja Singh. I'm unable to attend live classes due to work pressure, but I sent this question to cousin. Questions number is 17 and 19. ठीक है बच्चा, एक मिनट में देखता हूँ तुम्हारा। ओके, ओह अब ये क्वेश्चन आज नहीं, ठीक है, आज नहीं, मैं क्वेश्चन समझ गया हूँ क्या है। वैसे मैं एक बार बता देता हूँ, चलिए थोड़ा सा मैं एक बार बोल देता हूँ। ये क्वेश्चन मेरे पास आया था, मैंने कहा था क्लास में पूछो, क्योंकि ये सारे बच्चों के हिसाब से क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और मैं क्वेश्चन पर्सनल किसी को क्यों बनाऊं, है ना, सबके लिए फायदेमंद होगा। क्वेश्चन पेपर ये था यहाँ पर, ये वाला था 17 और 19 ना। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी क्या है, वैश्विक समाज को कैसे प्रभावित करती है, भारतीय समाज को भी प्रभावित करेगी। देखो एक मिनट, क्रिप्टो करेंसी अच्छा है कि वैश्विक समाज को कैसे करेगी, ये क्वेश्चन तो फिलहाल इकोनॉमी में पूछिए, ठीक है, इकोनॉमी में पूछिए, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी का इकोनॉमी से कैसे समाज का रिलेशन है, ये छोड़िएगा। ब्लॉकचेन पूछते तो मैं बता देता, ठीक है, ब्लॉकचेन होता तो मैं बता देता, ठीक है। अच्छा, 17 क्वेश्चन आपके सामने, भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाले प्रमुख सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है। देखिएगा, आईटी से सामाजिक प्रभाव क्या है और आर्थिक प्रभाव क्या है। पूरा का पूरा ई कॉमर्स उठा लीजिए और पूरा का पूरा ई गवर्नेंस उठा लीजिए, ठीक है, पूरा का पूरा आईटी में, आईटी पूरा ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स उठा लीजिए। अब देखिए उससे क्या क्या फायदा है। सर यहाँ पर देखिए, सामाजिक में हम समाज का कल्याण कर सकते हैं, पूरा वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, ई गवर्नेंस दे देंगे, एप्लीकेशन दे देंगे, डिजिटल इंडिया कर देंगे, डिजिटल लॉकर कर देंगे, लोगों को जागरूक कर देंगे। ई गवर्नेंस से सारे के सारे स्कीम्स होंगे, लोगों के हाथ में पहुंचा देंगे, लोगों का सीधा जो तुम लोग को अभी स्कीम वाला पार्ट रह गया ना, स्वयं स्कीम करके एजुकेशन सिस्टम को बढ़ा देंगे, लोगों को एजुकेट कर देंगे, ऑनलाइन सिस्टम को फ्री ऑफ सिस्टम दे देंगे, है ना, पूरा पूरा डिजिटल लॉकर कर देंगे, सारा का सारा क्या करेंगे, ऑनलाइन सिस्टम पे सारा का सारा रिकॉर्ड रख देंगे, ठीक है। ये क्या है, आप कहीं ना कहीं लोगों को और स्ट्रेंथ दे रहे हैं, देख रहे हैं, पूरा आईटी की मदद से। कोई भी ब्रॉडकास्ट करना है, कोई सूचना देना है, कोई टेलीविजन में कोई इन्फॉर्मेशन देना, कितना आसान हो गया है। जनता को जागरूक पहुंचाना है, कोविड के केस में मोदी जी एक साथ आते हैं, सबको जागरूक कर देते हैं। टेलीविजन की देन है ना, डीटीएच की देन है ना, ये मोबाइल की देन है ना, इन्फॉर्मेशन की देन है ना। और इतना ही नहीं दोस्त, इसको आप चाहिए तो इकोनॉमी के साथ जोड़ दीजिए, किसानों को ऐप दे दीजिए, किसानों के हाथ में मोबाइल दे दीजिए, एम कृषि ऐप है ना, किसानों के हाथ में दे दीजिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। एम कृषि ऐप दे दीजिए, और एम कृषि ऐप के द्वारा किसानों को हर एंड्रॉइड पे मोदी जी इसको भी लाए थे, ठीक है, जब गुजरात में वो सीएम थे। उसकी मदद से क्या करें, किसानों को बता रहे हैं, देखो यहाँ पे मौसम खराब होने वाला है, तो यहाँ पे ये चलने वाला है, यहाँ पे ये नया वेरायटी आया, इसको लगाओ, इससे फसल की उत्पादकता ज्यादा होगी, पैदावार ज्यादा होगी। ये सारी चीजों को जोड़ दो, और यही था छोटा छोटा। और इससे मेजर सिटीज ऑफ इंडिया को क्या फायदा होने वाला है, ठीक है। आप खुद देखिए, इकोनॉमी बढ़ेगी, आप खुद देखिए वहां पे रहने जो स्टेटस बढ़ेगा, ठीक है, लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। ये क्या है, ये क्या है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, क्या है। ये सारी की सारी चीजों को आप जोड़ सकते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मल्टी डायमेंशन, इसे 250 शब्दों में रखा है। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल और हेल्थ, इन सारों को चीजों। आप ये बताइए, अगर हमारा आईटी सेक्टर नहीं होता तो कोवैक्सीन से सारा का सारा जो वैक्सीन और जो वो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो कैसे संभव होता। तो आपने हेल्थ सेक्टर में भी इसको जोड़ दिया है कि नहीं, हेल्थ सेक्टर में भी इसको जोड़। कोविन तो आप लोग समझते ही होंगे ना, कोविन, ठीक है, सारा का सारा जोड़ा। अब यही बैठिए और इसको सोचिए, आप सबको इतना मैंने ज्ञान दिया है कि आप इसको सोच सकते हैं, ठीक है बच्चा, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। बहुत सारे ऐप आपको दिए जा रहे हैं विमेंस के लिए, विमेन के प्रोटेक्शन के लिए, वो देखिए समाज का कल्याण हो रहा है। अब जैसे बच्चों का ऐप है, खोया पाया ऐप है, वो क्या है, आप एक बार आप लोग उस पे जाइए ना, उमंग ऐप पे जाइए, सारा का सारा आईटी का डिस्कशन वहीं मिल जाएगा। एक बार उमंग ऐप पे चले जाओ तुम लोग बच्चों, ठीक है, उमंग ऐप पे चले जाओ, उमंग ऐप पे सारा का सारा आंसर वहां मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा बच्चा, क्रिप्टो करेंसी वाला, नो। पटना आइएगा सर तो सेवा का मौका, ध्यान रखिएगा, मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ जब मैं कहीं आता हूँ, ठीक है। तो जब आऊंगा आप बता दीजिएगा, सर हम हैं पटना में, सर शेयर पीडीएफ सेंड हो गए हैं आपके व्हाट्सएप पर कल तक के लेक्चर के, ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। डिजी लॉकर, बहुत बढ़िया। तो शुड आई लीव राइट नाउ बच्चों, अब इजाजत है, फर्स्ट फरवरी को मिलते हैं, ठीक है। डिजी लॉकर से उड़ीसा आइएगा तो मेरे घर की चाय, हाँ आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। मिश्रा देवाशी उड़ीसा भी, मैं भुवनेश्वर आता हूँ, भुवनेश्वर आया हूँ मैं, कई बार आया हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप घर की चाय और मेरे साथ डिनर करेंगे बाहर में, चलिए, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। आपको जो एक्सरसाइज दिया है ध्यान रखिएगा, आप सब प्रॉमिस कीजिए कि सर ये एक्सरसाइज हम करेंगे। एवरीबॉडी प्रॉमिस मी, अब दब जाइए, जैसे मत जाइए, समझ जाइए। एवरीबॉडी प्रॉमिस मी, सर ये हम सारा करेंगे जो आपने बोला है, ये सारा करेंगे सर आपने जो बोला है। चलो जल्दी बोलो एवरीबॉडी, झूठ नहीं, प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो, प्रॉमिस, बहुत बढ़िया, बहुत प्रॉमिस कीजिए, जल्दी चलिए, चलिए प्रॉमिस कीजिए, जाइए जल्दी जाइए, प्रॉमिस कीजिए, जाइए जल्दी जाइए। यस सर, बहुत बढ़िया, प्रॉमिस कीजिए, जल्दी जाइए। चलिए, ये रौनक अभी आ रहे हैं, देखो ऑनलाइन सब सोए रहते हैं। प्रॉमिस, बहुत बढ़िया, जाइए, प्रॉमिस की लिखिए और जाइए यहाँ से, फटफट जाइए, हम 1 मिनट में जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं यहाँ से। चलिए, प्रॉमिस, जाइए, बहुत बढ़िया, जाइए, प्रॉमिस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत खूबसूरत, वाह, एक्सीलेंट, चलिए, जाइए, बहुत बढ़िया, चलिए, जाइए, हम भी चलें, चले, हम भी बंद कर रहे हैं, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया, जाइए। हे प्रभु, बोल के गला सूख गया, जाइए। 1 तारीख को हम हैदराबाद में, हैदराबाद से क्लास लेंगे आप लोगों की, वहां का तो हो सकता है फिर टी शर्ट पहन के पढ़ा रहे हैं, रात की 8 बजे। खा पी लेते हैं, चलिए आप लोग चलिए, फिर हम भी चलते हैं, चलिए, गुड नाइट बच्चों।
हो गया, सब लोग गए, चलिए। अच्छा, सब रजिस्टर तो कर ही लिए होंगे, चलिए फिर क्या, चलिए एंड। गुड नाइट, बाय।